सर अगर सिबिल के लिए ना आजकल बहुत सारे ना एप्स का वो आता है, एडवर्टाइज आता है कि जी। हम आपका सिबिल ठीक करवा देंगे। व्हाट इज दिस? देखिए, हर डिफॉल्ट इंटेंशनल नहीं होता, हाँ, और अगर इंटेंशनल नहीं है तो उस बेचारे को हमेशा के लिए सजा देना भी गलत वो है। भी गलत जी। है। तो किस तरीके से होम लोन प्रोसीड करता है? देखिए, इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर 90s, लेट 90s या अर्ली 90s के अंदर ही बात करें, एक रेवोल्यूशन आया। और जितनी भी जो आज आप बैंक्स की बात करते हैं, HDFC की बात करते हैं, ICICI की बात करते हैं, इन सभी ने अपने आप को एस्टेब्लिश चालू किया था होम लोन फाइनेंस कंपनीज के रूप में। ओके, होम लोन के बाद में हम बात करेंगे व्हीकल लोन्स की। जी। सो इस बारे में आप हमें थोड़ा विस्तार से देखिए, बताइए। व्हीकल लोन थोड़ा सा मेरे क्लोज टू हार्ट है, क्योंकि मैंने मेरी फाइनेंशियल जर्नी व्हीकल लोन से चालू करी थी, न्यू कार लोन से। ओके, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। आपको सुन के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की टोटल मैन्युफैक्चरिंग जितनी GDP है, उसका 45%, 45% सिर्फ ऑटोमोबाइल कंट्रीब्यूट करता है। मैंने बताया था होम लोन में फ्लोटिंग का मतलब है कि आपका रेट वेरिएबल है, लुकिंग एट द चेंजेस इनटू इकोनॉमिक मार्केट। क्रेडिट कार्ड लेना किस हद तक सही है और किस हद देखिए, तक नहीं है? आपने डेटाज अगर देखे होंगे तो जो सबसे रैपिड ग्रोथ किसी लोन के अंदर हुई है, तो वो अनसिक्योर्ड लोन जिसमें स्पेशली क्रेडिट कार्ड के ऊपर हुई है। ओके, आप सॉरी, इनफैक्ट RBI को इंटरवीन करना पड़ा कि भाई थम जाओ, अच्छा, इतना भी मत बांटो कि वापस ना आए। हाँ। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका। मैं प्रियंका शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की पंचायत में। इंडिया में 70 से 75% लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में लोन जरूर लेते हैं। फिर वो लोन चाहे गाड़ी के लिए हो, घर खरीदने के लिए हो, या फिर किसी बिजनेस या इमरजेंसी के लिए हो। यहाँ तक कि भारत की इकोनॉमी के 50% सेक्टर लोन या फिर क्रेडिट सिस्टम पे चल रहे हैं। तो लोन सिर्फ पैसा नहीं है, हमारा सपोर्ट सिस्टम है। तो आज हमारा पंचायत का मुद्दा है लोन। कैसे हम लोन को स्मार्टली यूज़ करके अपनी लाइफ में ग्रोथ और बेटरमेंट ला सकते हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे किस तरीके से ऑनलाइन ऐप फिनटेक्स ने अपना ट्रैप बना लिया है और किस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इन सब चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर वीरेंद्र चौधरी, फाउंडर ऑफ बैंक गुरु, जिन्हें हम लोन गुरु के नाम से भी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र चौधरी जी आपका हमारे इस थैंक यू पंचायत सो मच में। प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ योर पंचायत। सो thank यू आर you डूइंग so ग्रेट, much. एंड इट इज़ माई प्लेजर दैट आई एम हियर टुडे, एंड प्रोबेबली हम लोग बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे और लोगों को, जैसा आपने कहा, उस ट्रैप से बचाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। जो अभी हिंदुस्तान में बहुत फैला हुआ है। बिल्कुल So, सर, आज बिल्कुल। हमारा मुद्दा ही यही है कि हम अवेयरनेस ला सके इस जी बारे में। जी जी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है इसकी। तो इन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वीरेंद्र चौधरी लोन गुरु कैसे बने। देखिए, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। आई वॉज अ बैंकर, है ना। Okay. मैं बायो ग्रेजुएट हूँ, फार्मा से करियर स्टार्ट किया। नो वे मैं बैंकिंग में पहुँच गया 2005 के अंदर, और बैंकिंग में पहुँचने के बाद आई स्टार्टेड माय करियर विद HDFC बैंक, जहाँ पे मैं सेल्स मैनेजर बना ऑटो लोन्स के अंदर, जहाँ मैं न्यू कार लोन्स बेसिकली हैंडल करता था। वहाँ से मैं 4-4.5 साल मैंने ऑटो लोन्स के अंदर काम किया। फिर मुझे लगा शायद कि कुछ अच्छा और बेटर प्रोडक्ट सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑटो लोन के अंदर बहुत कुछ सीखने को बचा नहीं था। तो आई मूव्ड इनटू मॉर्गेज लोन्स इनटू HDFC बैंक ओनली। सो 2012 तक मैं मॉर्गेज लोन्स के अंदर रहा। फिर थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट मेरी ज़्यादा है, मुझे Yes. बहुत पसंद है रिस्क लेना। ओके, सो आई टुक दैट रिस्क, और मैंने कहा अकेला कूदूंगा नहीं, 2-4 को लेके साथ में भरूंगा। अच्छा। तो मैंने अपने 2 दोस्तों को और पटाया कि अच्छा, भाई नौकरी बहुत हो गई, कब तक हमें नौकरी करनी है। तो हमने एक साथ एक ही दिन एक ही समय पे बैंक से रिज़ाइन किया, ओके, और हमने सोचा कि कुछ करते हैं। अब आता हमें सिर्फ लोन्स करना था, जी, तो इनिशियल प्लानिंग यही था कि लेट्स स्टार्ट एज कंसल्टेंट्स, राइट। सो हमने लोन कंसल्टेंट बनने का फैसला किया। 2012 में हमने एक कंपनी फॉर्म करी जिसका नाम था इफेक्टिव बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। जी, तो हम 3 लोगों ने मिलके वो कंपनी स्टार्ट करी, और ऐसे हमारी जर्नी आगे बढ़ गई। और 2016 में जन्म हुआ
बैंक गुरुज का। जैसा मैंने कहा कि मुझे रिस्क लेने की बहुत आदत है, जी। तो प्रोबेबली मेरे जो 2 पार्टनर्स थे, हमारे बीच कोई रीज़न नहीं था कि हम अलग काम करें। एक ही रीज़न था कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पेस चाहिए था, ओके। या ये समझ लीजिए मुझे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने थे। तो 2016 में आई फाउंडेड बैंक गुरुज। आई थॉट कि लेट्स मेक अ ब्रांड देन। ओके। सो बैंक गुरुज एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ 2016 के अंदर, जहाँ हमने बैंक्स के लिए सोर्सिंग करना चालू किया लोन्स का। लेमैन लैंग्वेज में हम बात करें फाइनेंशियल इंडस्ट्री की, तो जो लोग लोन कंसल्टेंट्स, मैं थोड़ा सा प्रोबेबली पढ़ा लिखा हूँ तो मैं लोन कंसल्टेंट टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बाकी word. हाँ ग्लोरीफाइड वर्ड है। अदरवाइज हमें डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स या DSAs कहा जाता है, राइट। सो आई स्टार्टेड DSAs इन 2012, देन 2016 में बैंक गुरुज का जन्म हुआ, जहाँ हम डिफरेंट रिटेल प्रोडक्ट्स के अंदर, जब हम रिटेल बात करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो कार लोन्स जैसे हो गया, जिसमें न्यू कार और यूज्ड कार हो गया, फिर होम लोन्स हो गया, मॉर्गेज लोन्स हो गया, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स लाइक CC एंड ओवरड्राफ्ट्स हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया। तो ये सारे प्रोडक्ट मिक्स एंड मैच करके हमने बैंक्स के लिए सोर्सिंग करना चालू किया, और हम अप्रॉक्सीमेटली 40-50 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्ट एम्पैनल पार्टनर्स हैं। ओके। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड वी बिकेम बैंक गुरुज। गुरु मेरा राशि का स्वामी है। अच्छा। तो और गुरु वाले थोड़े से ज्ञानी ज़्यादा होते हैं, है ना, उनको ज्ञान बांटना पसंद है, तो इसलिए मैंने ग्लोरीफाई किया कि मैं कंसल्टेंट हूँ जी। सो हम कंसल्टेशन करते हैं, प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं। अनलाइक इस इंडस्ट्री के अंदर जो DSAs हम बोलते हैं, शायद हम वैसे काम नहीं करते, इसलिए हम बहुत ज़्यादा काम तो नहीं करते, लेकिन हम क्वालिटी वर्क करते हैं। क्वालिटी वर्क करते हैं। क्लाइंट बेस हमारा अगर आप देखेंगे तो HNIs ज़्यादा होगा, जहाँ हमें सीखने का मौका मिलता है, हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं जी। सो दैट्स हाउ इट वर्क, और बैंक गुरुज का जन्म हो गया। सो सर, जैसे आपको पता, आज हम लोन्स के बारे में थोड़ा डीपली डिस्कशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम लोन्स की, क्योंकि हर एक पर्सन का सपना होता है उसका अपना घर हो। जिसके पास घर होता है उसका सपना होता है कि मेरा बहुत बढ़िया और सुंदर बड़ा घर हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें लोन्स की जरूरत पड़ती है। किसी को नहीं पड़ रही होती है तो भी वो समटाइम्स की वो अपना जो टैक्स वगैरह है उसके लिए भी वो सोचते हैं कि हम लोन्स ले लें। तो किस तरीके से होम लोन प्रोसीड करता है? देखिए, इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर 90s, लेट 90s या अर्ली 90s के अंदर ही बात करें, एक रेवोल्यूशन आया जहां प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का जन्म हुआ। सो इंडसइंड बैंक आपने सुना हो तो दैट वाज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक केम इनटू इंडिया, मतलब उसका जन्म हुआ, हिंदुजा ग्रुप का है वो, राइट। तो वहाँ से प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री का जन्म हुआ, और जितनी भी जो आज आप बैंक्स की बात करते हैं, HDFC की बात करते हैं, ICICI की बात करते हैं, इन सभी ने अपने आप को एस्टेब्लिश चालू किया था होम लोन फाइनेंस कंपनीज के रूप में, ओके, राइट। सो जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नीड्स हैं, है ना। थोड़े टाइम बाद गाड़ी उसमें जुड़ गई, है ना, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मकान एक ऐसी चीज़ हो गई जो सपना हमेशा से रहा है मेरे ख्याल से सबका। फ़र्क क्या आया इंडस्ट्री के अंदर, पहले आप देखेंगे प्रोबेबली आपके पेरेंट्स के एरा में या हमारे पेरेंट्स के एरा में लोग घर बनाते थे अपने रिटायरमेंट के पैसे से, है ना। बिल्कुल, रिटायरमेंट होंगे, हमें 10 लाख रुपए एक साथ मिलेगा, हम उससे घर बनाएंगे, कुछ हमने सेविंग करी हुई होगी, कुछ PF का पैसा मिलेगा। सोच यही रहती थी, एक आम आदमी की सोच। हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो सैलरीड सेक्शन है ना, नौकरी पेशा लोग हैं, तो बेचारा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। बिल्कुल। प्राइवेट बैंक्स के आने के बाद लोगों का ये सपना पूरा होना चालू हुआ, और उस सपने की उम्र बहुत कम हो गई, कि जहाँ पहले इंसान सोचता था 45, 50, 60 के आसपास घर लेने की, अभी आप देखिए कि एवरेज बायर का एज ही बिल्कुल चेंज हो गया है। अच्छा। बच्चा नौकरी चालू करता है 22-23 के ऊपर, बिल्कुल, उसका ड्रीम है कि वो 30 साल में अपना घर ले ले, फ्लैट ले, छोटा ले, बड़ा ले, वो एक अलग चीज़ है, सब्जेक्ट है। और वो ले क्यों सकता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि होम लोन की अवेलेबिलिटी इतनी ईजी हो गई, ऑप्शंस इतने ईजी हो गए कि आराम से ले सकता है। चाहिए क्या, 10% आपके पास कैश पैसा होना चाहिए, मार्जिन मनी का पैसा होना चाहिए, बाकी बैंक आपको लोन दे ही रहा है। सो ये जो इवोल्यूशन था, आप समझिए होम लोन की इंडस्ट्री जिस पेस से बढ़ रही है, इट इज़
ऑलमोस्ट इनटू डबल फिगर्स नाउ, परसेंटेज वाइज में बात करें, जो प्रोबेबली 2030-32 तक करीब करीब 80 लाख करोड़ का मार्केट हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। इट इज़ मैसिव जी। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे देशों की टोटल इकोनॉमी साइज नहीं है इतना, हाँ हाँ है ना? बिल्कुल। तो इतना बड़ा मार्केट है। फिर गवर्नमेंट के भी अपने रीजंस थे, सरकार का भी एक विजन हो गया कि हर घर को, हर इंसान को, देश के प्राणी को घर मिलना चाहिए, है ना। बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर आई, जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर अपना रीजनल लेवल के ऊपर बात करें तो चीफ मिनिस्टर हाउसिंग योजना वगैरह कुछ आई। तो ये दोनों ने मिलकर बहुत चेंज कर दिया, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर रिबेट मिलना चालू हो गए, बिल्डर्स को पुश किया गया, है ना, कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर कंसंट्रेट करें, है ना। आपने ये शब्द सुने ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से 2014, 15, 16 से पहले अफोर्डेबल हाउसिंग नामक घर का मतलब ही होता था कि पूरी जिंदगी की कमाई जानी है, बिल्कुल राइट। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग आने के बाद ये चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने घर बनाना चालू करे, है ना, सस्ते घर 7 लाख 8 लाख 10 लाख में। गवर्नमेंट ने बैंक्स को पुश किया कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आप पैसा दो, सब्सिडीज दी इंटरेस्ट के अंदर। तो वो सारी चीज़ें मिला के आज आप देखेंगे तो मोर और लेस इंडियन पॉपुलेशन में अच्छे खासे परसेंटेज लोगों के पास अपने घर हैं, और वो घर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है अवेलेबिलिटी ऑफ इजी होम लोन्स। इजी होम लोन, ओके। सो बैंक्स चाहे NBFCs दोनों ने मिलके इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया, और सपोर्ट मिला फिर बिल्डर्स का, ठीक है, उनके पास मार्जिन्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया। लेकिन ओवरऑल इंडिया के अंदर होम लोन अभी बहुत पीक देखना बाकी है। अच्छा, अभी भी बहुत पीक देखना बाकी है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन हमारी है, आप कितने भी घर बना लो, थोड़े समय बाद वो कम पड़ जाते हैं, लगेंगे वो। आज मेरा जन्म जयपुर में हुआ, मैं जब जयपुर में आया तो जिस जगह पे मेरा जन्म हुआ, बरकत नगर, वहाँ पे भी 40% 50% प्लॉट्स खाली थे, एंड दैट इज सेंटर ऑफ जयपुर, आप समझिए। आज एक भी प्लॉट खाली नहीं मिलेगा। मैं जहाँ शिफ्ट हुआ 2004-5 के अंदर, वहाँ पे 70% जमीन खाली थी, आज एक भी प्लॉट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इट इज एक्सपेंडिंग, फैमिली का साइज एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि जयपुर एज सच इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, तो इंट्रूजन बहुत हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। कोविड ने सब कुछ बदल दिया, जहाँ कोविड से पहले लोग रेंटल प्रॉपर्टीज ज़्यादा पसंद करते थे, उनके दिमाग में ये प्रोबेबली बहुत टेक्निकली फिट कर दिया गया कि आपका घर होना चाहिए, राइट। सो कुडोज बिल्डर्स को बहुत हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया कि खुद का घर हो, तो लोगों ने अपने अपने घर ले लिए। तो दैट इज हाउ इट इज ग्रोइंग, एंड इट इज गोइंग टू ग्रो फर्दर। तो सर मतलब जो प्राइवेट बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, इनमें किस तरीके से इंटरेस्ट रेट का, और कैसे एक कॉमन मैन फिगर आउट करे कि उसे कौन से डायरेक्शन में जाकर के बैंक से लोन लेना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो देखने वाली बात जो है कि होम लोन को समझना ये ज़रूरी है कि होम लोन बोलते किसको हैं। जी। अभी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिन्होंने पहले कभी लोन नहीं लिए, उनको अंदाज़ा नहीं है कि एग्जैक्टली होम लोन का पर्पस क्या है। कन्फ्यूजन्स अभी भी बहुत सारे हैं। सो आप होम लोन पर से अगर आप डेफिनेशन पे जाएं तो ये एक ऐसा लोन है जो घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, या घर के रेनोवेशन के लिए जो पैसा आप बैंक से लेते हैं, वो होम लोन की कैटेगरी के अंदर आता है, राइट। अब लोगों को ये लगता है मैंने जमीन ले ली, वो भी होम लोन है, अच्छा, है ना। लेकिन माइंडेड, दैट इज नॉट होम लोन। उससे रिलेटेड कोई भी बेनिफिट आपको इंटरेस्ट के ऊपर, चाहे किसी भी फॉर्म में, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है अगर आप सिर्फ लैंड परचेज कर रहे हैं, क्योंकि लैंड परचेज has become a medium of investment now. Right. गवर्नमेंट कहती है घर बनाओ, अपने घर में रहो, राइट। उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, उसके लिए गवर्नमेंट बैंक्स को सस्ता पैसा मुहैया कराती है, राइट, कि आप लोगों को घर बनाएं और अपने घर बनाने के लिए उनको जो पैसा चाहिए वो आप दो, राइट। सो पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है, आप लैंड परचेज कर रहे हैं, साथ में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो होम लोन है। Okay. सिर्फ लैंड इज नॉट अ होम लोन, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट, यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट,
तो Right, यूसेज हैज obviously. चेंज्ड, Yes. राइट, एंड यूज चेंज हो गया, हाँ राइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। फिर बना बनाया आप घर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, हाँ वो होम लोन में है। आपके पास लैंड पहले से है ना, 10 साल 20 साल पहले खरीदी, आप कहीं और रह रहे थे, अब वहाँ आप घर बनाना चाह रहे हो, तो जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो बैंक आपको पैसा देगा वो भी होम लोन में काउंट होगा, ओके राइट। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाती है कि ये होम लोन है। जी। अब जहाँ तक बैंक से या एनबीएफसी से लोन लेने की बात है ना, क्यों एक बायर को बैंक के पास जाना चाहिए या क्यों एक बायर को एनबीएफसी के पास जाना चाहिए, तो देखिए हर इंस्टीट्यूशन का एक निश है ना, उसने ये डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इस तरीके से पैसा बनाना है, जी। समझ रहे हैं? हाँ अब बैंक्स का पैसा एनबीएफसीज के पैसे से सस्ता होता है। जी बिल्कुल। क्यों होता है? कारण बहुत सिंपल है। बैंक्स के अंदर डिपॉजिट राइट्स होते हैं, बैंक के पास आरबीआई ने उन्होंने डिपॉजिटरी राइट्स दिए होते हैं कि वो पैसा ले सकते हैं पब्लिक से जी। अपने सेविंग अकाउंट या हाँ। करंट अकाउंट के फॉर्म में, करेक्ट है। आप अपने पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है कहाँ रखते हो? Saving। सेविंग अकाउंट में रखते बिल्कुल। हो। एक बिजनेसमैन का पैसा कहाँ रहता है? उसके करंट अकाउंट के अंदर रहता है। अब उस पैसे की कीमत बैंक कस्टमर को क्या देता है? सेविंग अकाउंट के ऊपर 2.5% 3% का ब्याज, हाँ करंट के ऊपर तो कुछ देता ही नहीं देता है। ही नहीं है। हाँ अब लाखों करोड़ों रुपया अकाउंट्स के अंदर पड़ा हुआ है बैंक्स के पास। हाँ। अब वो पड़ा तो मल्टीप्लाई हो नहीं हो नहीं सकता सकता। ना, कैसे होगा? सो बैंक उसका लेंडिंग करता है। सो Okay। बैंक हैज 2 बिजनेसेस, डिपॉजिटरी एंड लेंडिंग बिजनेस, Lending राइट। business। पैसा लेता है और उसी पैसे को आगे बांट देता है जी। लोन के फॉर्म में, और जो दोनों का डिफरेंस है इंटरेस्ट का, वो उसका प्रॉफिट होता वो है, उनका प्रॉफिट हो गया। राइट। ओके। सो बैंक के पास खुद का पैसा बहुत हो गया, हाँ डिपॉजिट्स के फॉर्म में, जी। एफडीज के फॉर्म में, राइट। हाँ। आपको एफडी पे क्या देता है बैंक? 5%, 6%, 7%, 8%। हाँ। उसी पैसे को बैंक आगे पर्सनल लोन में बांट रहा है तो 10, 11, 12, 13, 14, 15% पे, 15% तक ले रहा है। राइट। बिजनेस लोन में बांट रहा है तो 15 से चालू होके 20% तक जा रहा है। जी। होम लोन में बांट रहा है तो 8.5, 9% पे बांट रहा है। मॉर्गेज लोन में बांट रहा है तो 9.5, 10% पे बांट रहा है। सो कोई भी प्रोडक्ट हो, हर डिपॉजिट पे बैंक पैसा बनाता है। जी। यही आप एनबीएफसीज के पास आ जाइए, एनबीएफसीज के पास खुद का पैसा तो है ही नहीं, हाँ इट इज इन्वेस्टमेंट। दे आर टेकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट लैंड, उनसे लेंडर्स से, इन्वेस्टर्स से, राइट। मेरे पास 100 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, मैंने एक एनबीएफसी को दे दिया, उसने मुझे कहा कि आपका ये पैसा मैंने डेट के अंदर ले लिया, राइट, मैं आपको इसका 12% साल का ब्याज दूंगा, जी। राइट। म्यूचुअल फंड कंपनीज, जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं अगर, हाँ। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज में जो पैसा जाता है वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने पास तो रखती नहीं है, बिल्कुल। उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, तो वो एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इनटू एनबीएफसीज आल्सो। ओके। म्यूचुअल फंड कंपनीज का बहुत बड़ा पैसा एनबीएफसीज के अंदर आता है, एंड दैट्स हाउ दे अर्न इंटरेस्ट ऑन इट, करेक्ट। सो इट इज अ गुड साइकिल जहाँ पे हर इंसान और हर इंस्टीट्यूशन अपने अपने हिसाब से पैसा बना रहा है। तो एनबीएफसीज का पैसा बैंक से महंगा हो गया, तो इसलिए वो महंगा देते हैं, इंटरेस्ट में रेट उनका ज़्यादा है। राइट। अब जो प्रोफाइल कस्टमर का, जिसका डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट है, प्रॉपर्टी का लेजिटिमेट टाइटल क्लियर है, उसकी इनकम की एलिजिबिलिटी अच्छी बन रही है, वो तो महंगा पैसा लेगा नहीं, बिल्कुल। वो सस्ता पैसा ही लेगा, तो वो जाएगा बैंक के पास। अच्छा। सो वो क्लाइंट हो गया बैंक का। नाउ देयर इज अ कस्टमर जहाँ पे उसकी इनकम एलिजिबिलिटी इज अ इशू, उसकी ऑब्लिगेशन शायद कुछ ज़्यादा है, या फिर वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ऊपर नीचे है, टाइटल के अंदर कुछ छोटे मोटे फ्लॉज हैं जिनकी रिस्क एक एनबीएफसी उठा सकती है। सी, मोर द रिस्क मोर द मनी यू मेक, इट इज ट्रू, राइट। तो उन्होंने, एनबीएफसीज ने अपना मार्केट कैसा बनाया हुआ है, मैं ये रिस्क लूंगा, इसके अगेंस्ट मैं ये प्रीमियम चार्ज करूंगा, ओके। दैट्स हाउ दे मेक मनी, राइट। करेक्ट। हाँ, उनका पैसा शायद डूबता भी ज्यादा होगा, हाँ बैंक का पैसा कम डूबता है, जी। स्टिल बैंक का पैसा जब डूबता है तो पूरा हल्ला मच जाता है। हाँ। उसका हल्ला मचने के पीछे रीजन सिंपल है, दे आर बीइंग गवर्न्ड बाय आरबीआई। जी। एनबीएफसीज के ऊपर उतना कंट्रोल आरबीआई का है है नहीं, ही नहीं। तो डूबता भी है तो वो सुर्खियों में नहीं आता, अच्छा, पर डूबता उनका ज़्यादा है। डूबता उनका जाता है फॉर श्योर। आप समझिए, रिस्क ज्यादा ले रहे हैं हाँ ना। हाँ। बैंक तो बहुत सोच समझ के विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आरबीआई फंड करता है, पॉलिसी डिविएट नहीं करेगा, है ना। अब बैंक्स में भी आप देखिए
पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों में भी डिफरेंस होता है, बिल्कुल, है ना। ये सवाल भी हो सकता है कि मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक के पास जाना चाहिए बिल्कुल। या मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास जाना चाहिए। हाँ, अब पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर काम किस तरीके से होता है, लकीर के फकीर हैं वो, है ना। मतलब दे वर्क एज पर द गाइडलाइंस, जो लिख दिया गया है पॉलिसी में उस हिसाब से काम करेंगे, राइट। इसलिए वो जब रिस्क ही नहीं ले रहे हैं तो उनका पैसा हो सकता है थोड़ा सा सस्ता मिले। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज कंपेयर टू नेशनलाइज्ड बैंक थोड़ी सी रिस्क ज्यादा लेते हैं जी, थोड़ी सी सर्विसेज ज्यादा देते हैं, हाँ। डोर स्टेप सर्विसेज देते हाँ, मैं हैं। यही बोलने वाली थी कि कुछ बैंक्स तो आपके घर आके सारे काम कर देंगे और किसी बैंक में आपको घंटों लाइनों में भी लगे रहना पड़ता है। भाई पब्लिक सेक्टर बैंक के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतना बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास है। पब्लिक सेक्टर बैंक के पास हर एम्प्लॉय जो है वो उनका परमानेंट एम्प्लॉय है, हाँ, है ना। हाँ। आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाएंगे, आप एक जगह पर उनके जो भी उनका लोन सर्विसिंग यूनिट होगी जहाँ पे बनी हुई होगी, 700 लोग काम कर रहे हैं, 400 लोग तो उनके रोल्स पे ही नहीं है, थर्ड पार्टी रोल्स पे हैं, राइट। बिल्कुल। सो आप समझिए, इट इज प्योर बिजनेस स्ट्रेटेजी। दोनों लोगों का फंक्शन करने का अपना अपना एक अलग तरीका है। इसका खर्चा कम है, इसका खर्चा ज़्यादा है, तो इसका खर्चा कम है तो ये सस्ता ब्याज पे दे रहा है, उसका खर्चा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ब्याज पे दे रहा है और वो रिस्क ज़्यादा ले रहा है जी। सो दैट्स हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। ओके, तो अपन क्या सजेस्ट करते हैं? आपके पास कोई क्लाइंट आता है जी, तो आप उसको किस तरीके से गाइड करते हैं? देखिए, एज अ कंसल्टेंट आई शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड, है ना। टू बी वेरी स्ट्रेट मैं आपको बताऊं तो मैं जब एक प्राइवेट सेक्टर बैंक से फंड करता हूँ एक कस्टमर को, उसी कस्टमर को अगर मैं एक एनबीएफसी से फंड करूंगा तो मेरे रेवेन्यूज एनबीएफसी से ज़्यादा होंगे, बिल्कुल, राइट। बट बीइंग अ एडुकेटेड कंसल्टेंट, इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सेल्फ सेंट्रिक ना हो के मैं कस्टमर सेंट्रिक रहूँ, है ना। मैं पर से अगर मैं बैंक गुरुज की बात करूँ, वी आर ओनली एंड ओनली कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। जहाँ कस्टमर को फ़ायदा होगा मैं उसको वो गाइड करूँगा। सो जब मेरे पास एक कस्टमर आता है, मैं उसका प्रोफाइल समझूंगा, उसकी फाइनेंशियल्स देखूंगा, और अगर मुझे लगता है कि ये फिट इन करता है एक बैंक से लोन लेने के लिए, तो आई विल सजेस्ट हिम टू गो फॉर अ बैंक, राइट। फिर हम उसको एंड टू एंड उसका प्रोसेस जो है वो डोर स्टेप हम करते हैं। मेरे ऑफिस कस्टमर को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही कस्टमर तक जाऊंगा या हमारी टीम ही जाएगी, एंड दे विल डू ऑल द कंप्लायंस, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी है, वी विल डू इट। अगर एक दूसरा कस्टमर है जिसने मुझे, एक तो कस्टमर पे भी डिपेंड करता है, कस्टमर अगर हमसे छुपा लेगा तो फिर हमारे पास करने को कुछ नहीं बचता। अगर आप डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे तो कैसे ही, तो ऑब्वियसली बात है वो इलाज क्या करेगा। आप एक बीमारी के लिए गए हो, आपको दूसरी बीमारी अपने शरीर में पहले से पता है, लेकिन आप वो डॉक्टर को नहीं बता रहे हो, राइट। तो इलाज तो गलत होना ही होना है। सेम हमारी इंडस्ट्री के अंदर है। अगर मेरे पास कस्टमर आ रहा है और मैं उससे पूछ रहा हूँ आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, वो कहता है नहीं चल रहा। अब वो मुझे तो तब पता चलेगा जब उसका सिबिल रन होगा बैंक के अंदर। आपने मुझे बोल दिया कि मेरा कोई लोन नहीं चल रहा, मैंने उस हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी बनाया और आपको बैंक में आपका केस प्रोसेस किया, लेकिन आपकी ऑब्लिगेशन इतनी चल रही थी कि आपको बैंक लोन दे ही नहीं सकता था, वो रिस्क एक एनबीएफसी ले सकती थी। तो आपने दो चीज़ें करी, एक तो आपका सिबिल ऑलरेडी जनरेट हुआ, दैट इम्पैक्ट्स यू अ लिटिल बिट। दूसरा, आपने मेरा क्रेडिबिलिटी रिस्क पे डाल दिया कि बैंक वाला मुझसे कहेगा कि तुम्हें पता ही नहीं अपने कस्टमर के बारे में, राइट। तीसरी चीज, समय बर्बाद हुआ, क्योंकि हमें 15वें दिन पता चल रहा है, 15 days, सो यू लॉस्ट 15 days। अब आप आते हो, कहते हो मेरी तो 5 दिन बाद रजिस्ट्री है, अब मेरे को चाहिए, तो प्रोसेस टाइम तो 20 दिन था, 15 दिन तो आपने अपनी वजह से वेस्ट कर दिए। सो इसलिए कस्टमर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोड्यूस करे। अगर उसने करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करी है तो 99.99% टाइम्स वी प्रोसेस द केस फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन जहां से उसको लोन आसानी से मिल सके, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिल सके। मिनिमम मैक्सिमम कितने दिन में हो जाता है? देखिए, एक होम लोन का जो टर्न अराउंड टाइम है वो 10 दिन मिनिमम आप मान के चलिए। अच्छा, 20 दिन आप मैक्सिमम मान के चलिए। अगर सब कुछ सही है तो 10 से 20 दिन के अंदर एक होम लोन की डिसबर्समेंट पॉसिबल है। ओके सर, इंटरेस्ट रेट पे भी थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए। देखिए, इंटरेस्ट रेट होम लोन अगर पर से बात करें, क्योंकि ये लंबी समय की अवधि का लोन होता है ना, 15 साल 20 साल, तो 99.99% लोन्स
फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होते हैं, अच्छा। वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होते हैं, जो कि बेस रेट या फिर रेपो रेट से कनेक्टेड होते हैं। अब रेपो रेट हम बात करें तो रेपो रेट इज़ अ रेट जिस रेट के ऊपर आरबीआई बैंक्स को पैसा लेंड करता है, ओके, है ना। बैंक उसके अंदर अपना मार्जिन जोड़ता है और वो कस्टमर रेट, इफेक्टिव कस्टमर रेट बनता है। जैसे आज की हम बात करें, 7 दिन पहले तक जो रेपो रेट था वो 5.5% था। ठीक है, आरबीआई ने 25 पैसे अभी घटा दिया 3 दिन पहले, तो अब रेट हो गया 5.25% का। ओके, 5.25% पे बैंक अपना मार्जिन ऐड करेगा। हाँ, हर बैंक का अपना मार्जिन का क्राइटेरिया अपने हिसाब से होता है। कोई बैंक +2 पे करेगा, कोई बैंक +3 पे करेगा, कोई बैंक कितने पे भी कर सकता है। जी, मतलब जी। ये बैंक को बैंक्स अपने पे डिपेंड करता उस पे सेट करेगा कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, पोर्टफोलियो कैसा है, सारी चीज़ें अकाउंट करके वो सेट होता है। सो इस तरीके से चलता है। वही जब आप एनबीएफसीज की बात करते हैं तो एनबीएफसीज के अंदर वो आरपीएलआर और बीपीएलआर इस तरह के रेट्स के ऊपर काम करते हैं, जहाँ वो इसके अंदर होता है रेपो रेट प्लस मार्जिन, वहाँ पे जो उनका रेट होता है वो आरपीएलआर वो माइनस पे काम करते हैं, है ना। वो उनका एक तरह से वो लैंडिंग रेट के हिसाब से अपना निकालते हैं कि उनको किस ब्याज पे पैसा मिला हुआ है, राइट। यहाँ पे 5.25 पे मिला है तो प्लस इतने पे काम किया, वहाँ पे कितने पे मिला हुआ है, फिर उसके अंदर वो प्रॉफिट्स ऐड करेंगे, फिर वो माइनस करके एक रेट पे पहुंचेंगे कि यार इतने रेट पे अपन करेंगे तो भी अपन इतना पैसा बना लेंगे। सो इस तरीके से चलता है। सो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर चलता है। उसका मतलब ये हो गया, अगर कल को रेपो रेट के अंदर कोई भी रिवीजन होता है उसकी इम्प्लीकेशन आपके लोन के ऊपर आएगी। अगर वो घट रहा है तो आपका रेट घट जाएगा, अगर वो बढ़ रहा है तो आपका रेट बढ़ जाएगा। सो बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो कभी कभी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिमिटेड पीरियड ऑफर्स भी लेके आते हैं। अच्छा, वो बैंक्स देखिए स्मार्ट हैं, मैक्सिमम फ्लोटिंग ही चलता है, 99.99% फ्लोटिंग पे चलता है। एंड वी आल्सो सजेस्ट द कस्टमर, सी आपको नहीं पता इकोनॉमी किधर मूव करेगा, राइट। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जिनके अंदर अचानक भी चीजें चेंज हो जाती है। अ सिचुएशन लाइक कोविड कम्स और रेट 3% कम हो गए, राइट। अदरवाइज कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे इतना मैसिव फाइनेंशियल एक्सप्लोजन हो गया जहाँ रेट 3% बढ़ गए हो। 9, 10, 11 ऐसा पीरियड था जहाँ पे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फाइनेंशियल मार्केट पूरी तरीके से क्रैश कर गया था, राइट। सो सिचुएशंस कब चेंज होगी फाइनेंशियल, क्योंकि सिर्फ आपके देश से फर्क नहीं पड़ रहा है, है ना, ग्लोबली भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ग्लोबली भी बहुत हैं हमारे पास। तो सारी चीज़ें सिनेरियो देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि इतनी लंबी अवधि का लोन जो है वो फ्लोटिंग पे लेना ही बेटर है। और ट्रेंड भी देख सकते हो ना आप, अभी डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अब डिक्रीजिंग ट्रेंड पे क्यों आप फिक्स के ऊपर लोगे? पिछले 1.5 साल में, 2 साल में करीब 2.5-3% रेट्स कम हो गए। तो जिन्होंने उस टाइम पे लिया उनके तो मजे हो गए, फ्लोटिंग पे लिया। 10% पे लिया था, आज 7% पे आ गया, 7.5% पे आ गया। अब आप समझिए इतनी लंबी अवधि में छोटे से परसेंटेज का भी इफेक्ट, जो इम्प्लीकेशन जो आती है ना, वो हजारों में, लाखों में आती है, लाखों में आ रही है। 25 पैसे के डिफरेंस पे करोड़ रुपए का लोन है तो उसका मेजर इम्पैक्ट आएगा आपके ओवरऑल लोन टेन्योर के अंदर। बिल्कुल। तो वो चीजें देखते हुए फ्लोटिंग इज अ बेटर ऑप्शन इनटू होम लोन्स। ओके जी। सो होम लोन के बाद में हम बात करेंगे व्हीकल लोन्स की। जी। इस बारे में आप हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। व्हीकल लोन थोड़ा सा मेरे क्लोज टू हार्ट है, क्योंकि मैंने मेरी फाइनेंशियल जर्नी व्हीकल लोन से चालू करी थी, न्यू कार लोन से। ओके। और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। आपको सुन के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की टोटल मैन्युफैक्चरिंग जितनी जीडीपी है उसका 45% सिर्फ ऑटोमोबाइल कंट्रीब्यूट करता है। ओके। तो जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ द मार्केट। इतना बड़ा मार्केट है ऑटोमोबाइल का, और जब मार्केट मैन्युफैक्चरिंग का उतना बड़ा है, प्रोडक्ट का उतना बड़ा है, तो उससे संबंधित हर इंडस्ट्री का उतना ही ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो वैसे ही ऑटो लोन्स हम बात करें, जिसके अंदर हम ऑटो लोन्स में न्यू कार लोन और यूज्ड कार लोन दोनों को कंबाइन करते हैं। कमर्शियल लोन इज अ डिफरेंट सेगमेंट। बस, ट्रक, इनके लोन्स ये अलग है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपको नई गाड़ी का और पुरानी गाड़ी की लोन मार्केट का। ओके। सो
न्यू कार लोन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मतलब आप एक शोरूम से गाड़ी खरीद रहे हैं, वो न्यू कार लोन के अंदर आता है, करेक्ट। आपकी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो रही है। हाँ। न्यू कार लोन मोटा मोटा सभी बैंक्स करते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो अदर देन द इंटरनेशनल बैंक्स, इंडियन बैंक सारे न्यू कार लोन करते हैं। उसके अंदर भी जैसे होम लोन के अंदर ये सेगमेंट बटा हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसीज, वैसे ही यहाँ भी बटा हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसीज। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो कार लोन्स करते हैं वो करते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के ऊपर। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज जो करती हैं वो करती हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अब फ्लोटिंग और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसा मैंने बताया था होम लोन में, फ्लोटिंग का मतलब है कि आपका रेट वेरिएबल है, लुकिंग एट द चेंजेस इनटू इकोनॉमिक मार्केट। जो आरबीआई की रेट्स के अंदर, रेपो रेट्स के अंदर बढ़ना या घटना होता है, उसी हिसाब से आपका रेट वेरी करता है कार लोन के अंदर भी। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, जिस दिन आपने लोन लिया है, जिस रेट के ऊपर आपने लोन लिया है, आपका लोन खत्म होने तक आपका वही रेट एप्लीकेबल है। सो देयर इज नो चेंज इन चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि हमें फिक्स्ड पे जाना चाहिए कि हमें फ्लोटिंग पे जाना चाहिए। अब मैं ये कहूँगा कि अ बायर शुड बी अ स्मार्ट बायर। हम एज अ कंसल्टेंट, हमसे कोई पूछेगा तो हम गाइड कर देंगे। हाँ। आज की सिचुएशन में हम बात करें, पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल की सिचुएशन में बात करें तो फ्लोटिंग रेट इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके पीछे फायदे गिना देता हूं मैं आपको। पहला फायदा, अभी डिक्रीजिंग ट्रेंड है। राइट। आपने 5 साल की गाड़ी का लोन लिया, 5 साल की गाड़ी में जिसने 2 साल पहले लोन लिया था उसके 4 बार 5 बार रेट्स रिवाइज हो चुके। अच्छा। 4 बार 5 बार रेट उसके घट चुके। तो इफेक्टिव रेट तो वैसे ही बहुत कम हो गया उसका। ठीक है। दूसरी चीज, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन के ऊपर किसी तरह का प्री क्लोजर या फोर क्लोजर या पार्ट पेमेंट चार्जेस नहीं लगते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक बायर के लिए समझने में कि जो चार्जेस का आरबीआई की गाइडलाइन है, वो ना चार्जेस लगने की गाइडलाइन सिर्फ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन्स पे एप्लीकेबल होती हैं। सो यू शुड गाइड हो जाते हैं लोग। यस, यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट कि अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई लोन लेंगे तो आप दिमाग में रखिए कि आपको प्री पेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। राइट। इट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द बैंक। ऐसा नहीं है 100% कस्टमर्स के लग ही जाएंगे। हो सकता है बेस्ड ऑन केस टू केस बेसिस, किसी को 50% रिबेट मिल गया, किसी को 100% रिबेट मिल गया या किसी को नहीं मिला। आम आदमी को नहीं मिलता है, ये बता देता हूँ। जिसमें लड़ने की क्षमता है, है ना, जिसके पास इतना समय है। हाँ, इतना समय है और समय नहीं है लोगों के पास। समय ही तो नहीं है। तो क्या होता है कि इनिशियल लेवल के ऊपर जब गाड़ी इंसान लेता है तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो डीलरशिप होती है। राइट। और जितने भी डीलर्स हैं वो सारे बैंक्स के डीएसएस भी हैं। अच्छा। मतलब वो कस्टमर को वहीं पे इंश्योरेंस भी पिच करते हैं, वहीं पे लोन भी पिच करते हैं, ठीक है, वहीं पे एक्सेसरीज भी पिच करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि कोई कहता है कस्टमर कि मुझे तो फलाना गाड़ी के ऊपर 50,000 का डिस्काउंट मिला, दूसरा कहता है मुझे तो 80,000 का मिल गया। बिल्कुल ऐसा होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोडक्ट की कीमत तो एक ही डिसाइड होगी ना। मारुति ने अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्रेजा बनाई, ब्रेजा का एक एमआरपी रखा है कि ये प्राइस है, राइट, और उसके ऊपर एक एक्स मार्जिन है डीलर का जी, सभी के लिए वो है, राइट। सभी को मारुति ने हिदायत दी हुई है भाई ये प्राइस वॉर मत करना आप, है ना, क्योंकि उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म होगी। अब डीलर क्योंकि बन गया है कि वो वहाँ पे प्राइस कम नहीं कर सकता, लेकिन उसको कस्टमर एक्वायर करना है, तो देखिए बेचने का प्रेशर सब पे है, बिल्कुल, है ना। तो एक डीलर वही गाड़ी 8 लाख रुपए की गाड़ी 7,90,000 में दे रहा है, दूसरा 7,80,000 में दे रहा है, तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है जी? तो वो पैसा वहीं तेल तिलों में से निकलता है। उधर इंश्योरेंस में 10,000 रुपए बचाए, उधर फाइनेंस के अंदर 20,000 रुपए मिले, टोटल 30,000 रुपए की कमाई थी, 5,000 रुपए एक्सेसरीज में कमाए, 35,000 रुपए की कमाई अदर देन योर कार की कमाई से अलग हो गई।
अब अगर मैं उसमें से 10,000 रुपये डील क्लोज करने के लिए अगर कस्टमर को दे भी देता हूँ, हाँ, तो फर्क क्या पड़ रहा है? एटलीस्ट डील तो क्लोज हो रही है। एटलीस्ट डील तो क्लोज हो रही है, स्टॉक में से एक गाड़ी कम हो रही है। हाँ, ब्याज लगता है ना, हाँ। आप स्टॉक रखते हो तो ब्याज लग रहा है, बिल्कुल तो वहां पे ब्याज की बचत हो रही है, तो बेचो, 10,000 रुपये कम में बेच दो, जी। राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब आपका सवाल ये है कि डीलर क्यों हाँ, और हम जैसे हम लोग जैसे क्यों या बैंक क्यों डायरेक्टली, है हाँ। ना? बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, डीलर का काम गाड़ी बेचना है। जी। गाड़ी बेच दी, 3 साल तक वारंटी है, कोई भी परेशानी आएगी डीलर मैन्युफैक्चरर के थ्रू आपकी परेशानी रिजॉल्व करेगा। अब आपने लिया है लोन 5 साल का, अब आपको लोन में परेशानी आई, आप कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? आप जाइए डीलर के पास। डीलर क्या कहेगा? 15 किलोमीटर दूर बैंक है, वहाँ जाइए सर। अब वहाँ किसके पास जाओगे? यू हैव नो आइडिया। हाँ, कस्टमर केयर के ऊपर जाओगे, नाउ यू आर वन ऑफ द कस्टमर्स। वहाँ दिन भर में 5,000 कस्टमर वॉक इन कर रहे हैं। जी। सो आप अपनी एक छोटी सी परेशानी लेके जाओगे। फॉर एग्जांपल, आपका ECS बाउंस हो गया फॉर XYZ रीजंस, आपकी किश्त नहीं लग रही बैंक में, हाँ, जो बहुत कॉमन है। उसके लिए आप डीलर के पास जाओगे तो डीलर आपको बैंक भेजेगा। बिल्कुल। सो डीलर से आपको लोन के बारे में कोई सर्विस नहीं मिलेगी। हाँ, कल को आपका लोन क्लोज हो गया, उसकी NOC आएगी, हाँ, आपका एड्रेस चेंज हो गया, वो NOC वहाँ गई, आपको मिली ही नहीं। बिल्कुल। अब आप डीलर के पास जाओगे उसके लिए, और जाओगे तो जवाब क्या मिलेगा? हमने तो भेज दी। हमारा लेना देना ही नहीं है, हमारा प्रोडक्ट गाड़ी है भाई, गाड़ी में परेशानी है तो बताओ। बताओ। यू आर गेटिंग मी? सो लेट द एक्सपर्ट डू देयर जॉब। हाँ, हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं, सर डीलर आपको 5 बेनिफिट दे देगा, गिना देगा वहाँ पे, है ना, कि यहीं कहीं सारा काम हो जाएगा, हाँ। यहीं कहीं वहीं डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, आपको हम 10 मिनट में गाड़ी भी दे देंगे। आपका लोन 10 मिनट का नहीं है, आपका लोन 5 साल का है, जी। और आपको 5 साल में कभी ना कभी किसी ना किसी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। 12 महीने कंप्लीट होंगे, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांगेगा या रीपेमेंट शेड्यूल मांगेगा। कहाँ से लाओगे? बिल्कुल। बैंक के पास जाओगे, डीलर के पास जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं फायदा ही नहीं है। है। चलिए, आज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस कर दिए जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर सकते हो। लेकिन मुझे आप ये बताइए, आज भी कितना भी डिजिटल हो गया हो इंडिया, 10 में से कितने लोगों को एप्लीकेशंस रन करने आते हैं? सर, कुछ एप्लीकेशंस तो फोन में ही नहीं चल रही होती नहीं है। चल रही होती है, कई बार और OTPs चल भी रही होती है ना, नहीं मिल रहे होते हैं। और चल भी रही होती है प्रियंका। आप मान के चलिए, आज भी हिंदुस्तान के अंदर, स्पेशली मैं राजस्थान की मैं जहाँ बात करूँ, कस्टमर का लिटरेसी रेट तो बढ़ गया होगा, लेकिन एजुकेशन का रेट आज भी नहीं बढ़ा है। हाँ, राइट, एंड स्पेशली दिस डिजिटल एजुकेशन की मैं बात करूँ ना, तो आज भी हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, यूथ एक अलग चीज है, हाँ, वो तो बड़ी है ना? इसी के लेकिन साथ जो रहे लोग हैं। आज 50 के आसपास हैं, 45 के आसपास हैं, जैसे मैं मेरी भी बात करूं तो मैं भी बहुत सारा ऐसा डिजिटलाइजेशन है जिसको अभी तक अडॉप्ट नहीं कर नहीं पाया कर पा रहे। राइट, हाँ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग व्हाटएवर, हाँ, सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पा रहा हूँ। राइट। सो आपको एक कंसल्टेंट की जरूरत तब फील होती है। इंश्योरेंस है, आपने इंश्योरेंस ले लिया, हाँ, क्लेम आता है, तब आपको पता चलता है कि कंसल्टेंट क्या करता है और डायरेक्ट कंपनी क्या करती है। कंपनी खरीदी आप पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस, कौन आपको आके गाइडेंस देगा? कोई भी गाइडेंस नहीं है। आपका क्लेम आएगा, इंसान तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, आप बाहर रो रहे हो, मेरे को क्लेम पास नहीं हो रहा है, कौन करेगा आपकी हेल्प? राइट। आपको वहाँ उस टाइम वो बताते हैं आपको कि आपका ये कवर नहीं है, आपका ये कवर नहीं है, आपका ये कवर नहीं है, राइट। राइट। जबकि आपका एडवाइजर या जो कंसल्टेंट होता है आपको डे 1 कहता है, देखो इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, 200 रुपए लग रहे हैं, ये ले लो, जी, है ना। हाँ, जैसे हम लोन करते हैं, आजकल हर लोन के साथ हम लोन का एक सुरक्षा कवर बेचते हैं, गाड़ी के लोन में भी, अच्छा, जो आपके लोन को कवर करता है। डीलर की तरफ से वो बिके कि नहीं बिके कोई फर्क नहीं पड़ता, लोन को कवर कैसे करता है? आपने 20 लाख का लोन लिया है, जी, उसका प्रीमियम आएगा 7-8 हज़ार रुपए का, ओके, और वो पूरे 5 साल 3 साल जो भी आपका टेन्योर है उसको कवर करेगा। उस बीच आपकी कोई भी मिस हैपनिंग हो गई मान लीजिए, तो वो पूरा का पूरा जो लोन है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी बैंक को। अच्छा, अरे वाह, अब आप समझिए, जाने वाला चला गया,
हाँ। सो देयर इज अ कस्टमर कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिस गाड़ी से डेथ हुई उसके ऊपर एक लोन चल रहा था। अच्छा। अब उनकी तो डेथ हो गई और कोई अर्निंग सोर्स था नहीं, हाँ। बैंक पीछे पड़ गया, पैसा दो। सी बैंक को क्या लेना देना है, उनका बैंक को तो पैसा चाहिए अपना। द लेडी कॉल्ड मी कि मेरा ऐसे ऐसे हो गया और मैं क्या करूं। मैंने कहा जस्ट गिव मी योर लोन अकाउंट नंबर। वो लोन चल रहा था HDFC बैंक से। हाँ। मैंने वो लोन नंबर लेके डॉक्यूमेंट रिट्रीव कराया तो मेरे को पता चला कि उसका लोन सुरक्षा हो रखा था। अरे वाह। नाउ यू विल नॉट बिलीव, ऑलमोस्ट 5.5 लाख रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग था। उनको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ा बैंक को। ग्रेट। अब आप समझिए, somebody lost her husband, हाँ। और उसके ऊपर उनको 5.5 लाख रुपए का बोझ और आ गया। जी। समझ रहे हैं? तो ये काम एक कंसल्टेंट का होता है जो बताता है कि ये कीजिए। ऐसे और ही ये- आपको ग्लोरीफाई नहीं बोला। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने एक होम लोन के कस्टमर को 2.5 करोड़ रुपए का लोन दिया, अच्छा। और हमने उनके बेटे को कवर किया जिसकी एज 32 साल थी। हाँ। 32 साल की एज के अंदर ब्रेन हेमरेज से बेटा एक्सपायर हो गया बाथरूम के अंदर। ओ। कैन यू बिलीव इट? 12 महीने के अंदर ही ऐसा हो गया, और कंप्लीट पैसा 2.5 करोड़ 2 करोड़ 40 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। उनकी प्रॉपर्टी फ्री हो गई, लोन खत्म हो गया। 80 साल उनके माता और पिता की एज 80 साल थी। अच्छा। आप सोचिए 80 साल में 2.5 करोड़ की ऑब्लिगेशन आ जाए किसी पिता के ऊपर, या तो घर चला जाएगा, हाँ, घर जाएगा तो रहने को और प्रॉब्लम। या फिर वो चुकाओ, कहाँ से चुकाओगे? ग्रेट। सो अभी भी लोगों में ये समझ कम है कि हमें क्यों बैंक गुरुज की जरूरत है, या पड़ती हमारे है। जैसे किसी भी कंसल्टेंट की जरूरत है। इसलिए जरूरत है, इसलिए ज़रूरत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ना आपने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि बैंक सुरक्षा, व्हाट इज द लोन सुरक्षा। लोन सुरक्षा, यस। राइट। सो सर, जैसे अभी आपने बताया कि शोरूम्स का और ये हो जाता है, टॉपअप लोन्स भी मैंने सुना है कुछ। हाँ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, वो यूज्ड कार का प्रोडक्ट है बेसिकली। वो आपका न्यू कार से यूज्ड कार में कन्वर्ट हो जाता है वो लोन। अच्छा। लेकिन फिर भी जिसको पैसे की जरूरत है, हाँ। आप अनसिक्योर्ड लोन अगर आज बैंक से लेने जाएंगे तो 15-16% से चालू होता है, 20-22% तक जाता है। करेक्ट। अब वो प्रोडक्ट क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपने एक नई गाड़ी परचेज करी, XUV 700 परचेज करी, ठीक है। आपने 25 लाख रुपए का उसके ऊपर लोन ले लिया। हो गए लोन को 2 साल चलते हो गए। इसमें मिनिमम कंडीशन है 12 महीने, 18 महीने, 36 महीने, उस हिसाब से एलिजिबिलिटीज बनती हैं। Okay. आपने कितनी किस्तें ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसके हिसाब से। तो जब आप 18 महीने की किस्तें पे कर चुके होते हैं तो आप करीब उस गाड़ी की उस समय की वैल्यू का 150% तक लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा। आप समझ रहे हैं? हाँ। मतलब कि आपका आउटस्टैंडिंग 20 लाख रुपए का बचा है उस टाइम पे। हाँ। गाड़ी की वैल्यू आपकी आ रही है उस टाइम पे 25 लाख रुपए ही समझ लीजिए। आपको 25 लाख रुपए का 150% तक लोन मिल सकता है। मतलब 20 लाख रुपए जो बचा है वो तो बैंक पे कर देगा प्रिंसिपल बैंक को, जहां से आपने ओरिजिनली लोन लिया था। अच्छा। और जो एडिशनल जो पैसा आपका है, हाँ। राइट, वो पैसा आपको एज अ कैश लोन दे देगा बैंक। सो जिसको इमीडिएटली पैसे की जरूरत पड़ रही है और उसके पास कोई और एसेट नहीं है। अच्छा। सी, आपके पास एसेट है तो लोन लेना आसान हो गया। आसान हो जाता है, बिल्कुल। लैंड है, घर है, फैक्ट्री है, आपने मॉर्गेज किया और पैसा ले लिया। सोना हाँ। है ना, आपने पैसा ले लिया। लेकिन जिसके पास एसेट नहीं है, एडिशनल एसेट नहीं है, तो उसी एसेट के ऊपर आपको एडिशनल लोन मिल जाता है। हाँ, क्योंकि मैं कंसल्टेंट हूँ तो ये बताना जरूरी है कि इसका नुकसान क्या है। अच्छा। हाँ। देखिए, नुकसान है आपका जो ओरिजिनल लोन था 25 लाख रुपए का, जो अब 20 लाख रुपए का रह गया है, वो एक नई गाड़ी का लोन था। जी। तो नई गाड़ी के ऊपर लोन बहुत सस्ता होता है। अच्छा। सो फॉर एग्जांपल आपको 8.5% पे वो लोन मिला था। हाँ। अब जो आपका लोन 8.5% पे चल रहा था, वो पूरा का पूरा लोन कन्वर्ट हो गया यूज्ड कार लोन में। मतलब कि 20 लाख जो आपका अब जो बचा उस पे 8.5 लगना चाहिए था, अब वो पैसा लगेगा शायद 11%, 12%, 12.5%। समझ रहे? सो नुकसान कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ। लेकिन आप फिर भी मान के चलिए, जिसकी पैसे की जरूरत होती है ना, हाँ सर, उसके लिए ये पैसा जिस रेट पे मिल रहा है वो भी बहुत सस्ता है। आप मान के चलिए मार्केट के मार्केट आप समझिए, आप ग्रे मार्केट से आज भी हिंदुस्तान में तो आज भी
चल ही रहा है बिल्कुल। पैसे वाले जो पैसे वाले बने हैं वो ब्याज से बने हैं। मैं तो बहुत ब्लंटली कहूँगा। और जयपुर शहर या राजस्थान पर से आप बात करेंगे तो आज भी प्राइमरी धंधा लोगों का ब्याज का धंधा होता है ना, ऑल्दो इट इज नॉट लेजिटिमेट। वो थोड़ा सा वर्ड भी ऐसा बोला जाता था, सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी भरनी है तो हाँ, तो वो पैसा जिस रेट पे मिलता है, मिनिमम 1.5 रुपए पे मिलता है, छोटा पैसा तो 2 रुपए पे मिलता है, मतलब कि 24% या 18%। जी। ये तो 12%, 13% या 11% पे ही मिल फिर रहा भी है, कमी मिल रहा है, कमी मिल रहा है। और फिर देखिए उस पैसे में इस पैसे में फर्क क्या होता है। ये पैसा किश्तों में चुक जाता है, वो पैसा चुकता नहीं है कभी भी। आप हर महीने ब्याज देते हो, हर महीने ब्याज देते हो। आपने 20 लाख रुपए लिया, हर महीने उसका मान लो फॉर एग्जांपल 12% पे चल रहा है तो 20,000 रुपए आप ब्याज पे कर रहे हो। अब अगला आदमी 6 महीने बाद कहता है मुझे मेरे पैसे वापस कर, आपके पास 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे उस टाइम पे? 6 महीने में अगर होने होते तो लोन ही क्यों ले रहा? अब आपने जो बैंक से पैसा लिया है वो तो आपने 5 साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए। आपको ये पता है डे वन कि मुझे 3 साल में ही चुकाना है भाई। मुझे कोई बीच में मांगने आने वाला नहीं है जी। इसलिए कहते हैं कि बैंक का पैसा हमेशा ग्रो करवाता है और ग्रे मार्केट का पैसा हमेशा आपको गर्त में डालता है। ओके। हमेशा आप देख लीजिएगा उस पैसे से पनपता नहीं है कोई। एक अपना एक मजबूरी निकालने वाली बात है। अब आज जो लखपति से करोड़पति बना होगा, आप मान के चलिए वो बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कितनी भी गालियां निकालते हैं, लेकिन वो बने उनकी वजह से ही वजह से है। आज किसी के पास घर है, आप तो 10% देके बैठे हो, 90% बैंक ने लोन दिया है और आप उस घर में रह रहे हो, कोई रोकने नहीं आ रहा है आपको। राइट। सर इसी से मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कुछ कई बार डिफॉल्ट केस आ जाते हैं, लोन नहीं पे कर पा रहे होते हैं, तो उस समय पे ना बहुत अलग अलग तरीके के केसेस सुनने को मिल रहे होते हैं। एक केस मैंने जैसे अभी आपको बताया था, मैंने भी फेस किया था कि हम लोग कैब में थे और उस कैब ड्राइवर को बहुत ही बुरी तरह से वो लोग जो उनके एजेंट्स थे वो निकाल के और साइड में ले जाके कर रहे थे। देखिए इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैंक्स का अपना एक रिकवरी प्रोसेस होता है ना। इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट यूनिट। जैसे सेल्स यूनिट होती है जिसका काम बेचना है, ऑपरेशंस यूनिट होती है जिसका काम एग्जीक्यूट करना है, वैसे ही रिकवरी यूनिट या कलेक्शन यूनिट होती है जिसका काम पैसे की रिकवरी करना होता है। अब जो पैसे की रिकवरी जो करते हैं एजेंसीज, वो थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं। बैंक उनको एक लिस्ट देता है कस्टमर की एजिंग के हिसाब से, है ना। किसी का पेमेंट 30 दिन से ज़्यादा डिले हो गया है, किसी का 60 दिन से ज़्यादा डिले हो गया, किसी का 90 दिन से ज़्यादा डिले हो गया। तो 30 दिन के अंदर के जो केसेस होते हैं वो 1 बकेट केसेस कहलाते हैं, है ना, जो सॉफ्ट रिकवरी होती है या सॉफ्ट कलेक्शन होता है। पैसा था लेकिन कोई और वजह से, मतलब पैसा किसी और को दे दिया, भूल गए, बाउंस हो गई EMI, है ना। सैलरी 2 दिन लेट आई इसलिए बाउंस हो गई EMI। सो 30 दिन तक के जो केसेस होते हैं उसमें ये मान के चला जाता है कि अगर 30 दिन में पैसा आ गया तो देयर वाज नॉट अ इंटेंशनल जी, इट इज अ सिचुएशनल डिफॉल्ट, है ना। तो वो पैसा रिकवरी करने के लिए एक सॉफ्ट कलेक्शन टीम होती है। पहले तो बैंक्स की टीम होती है खुद की, राइट, जो फोन करके और ये कोशिश करते हैं 7-8-10 दिन में पैसा आ जाए। नहीं आता है तो वो फ्लो करके फिर एजेंसी के पास चला जाता है केस, फिर एजेंसी ट्राई करती है। एजेंसी के अंदर भी एज पर बैंक नॉर्म्स तो हर टीम अलग होती है वहाँ पे भी, है ना। हर कलेक्शन की टीम अलग अलग होती है जिनके रोल्स भी डिफरेंट होते हैं, तरीका भी डिफरेंट होता है ना। तो RBI अब इतना स्ट्रिक्ट या कोर्ट इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि किसी भी तरह की हार्ड कलेक्शन या रिकवरी नहीं लेजिटिमेट नहीं है। Nobody can threat you, nobody can physically abuse you, nobody can verbally abuse you, right? In fact, यहाँ तक रूल है कि आपके पड़ोसी से भी शेयर नहीं किया जा सकता कि आपने कोई पैसा लिया है और आपने पैसा वापस नहीं दिया है। ये भी RBI का रूल है, कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइंस है। ये फॉलो करते हैं एजेंट्स? देखिए डिपेंड करता है, जितने अच्छे इंस्टीट्यूशंस होंगे, है ना। जैसे मैंने कहा हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो बटा हुआ है ना, वो PSU, प्राइवेट सेक्टर, NBFCs, आप समझ रहे हैं। PSU और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्योंकि 100% गवर्नड है RBI से, सो दे फॉलो द रूल्स। मैं नहीं कहता 100% करते हैं, बट स्टिल लेकिन करते हैं। सर जैसे एक बार मैं पूछना चाहूंगी, अगर आपने किसी को फाइनेंस कराया, लोन दिलवाया, और अगर उसका डिफॉल्ट हो जाता है तो फिर उसमें आप लोगों का क्या रोल है? देखिए
ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, है ना, ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक ने मेरे कहने से पैसा नहीं दिया है, आई वुड बी वेरी ब्लंट ऑन दैट, है ना। अगर ऐसा होता तो मैं जिसको कहूँ उसको पैसा दे दो फिर वो भी देखो, राइट। सो बैंक ने अपना प्रोसेस पूरा किया है, बैंक ने अपना अंडरराइटिंग क्रेडिट प्रोसेस पूरा किया है, जितने भी चेक्स थे वो सारे पूरे किए हैं, सिबिल रन किया है, थर्ड पार्टी एजेंसी से वेरिफिकेशन करे हैं, क्रेडिट मैनेजर ने वेरिफिकेशन किए हैं, फाइनेंशियल्स के वेरिफिकेशन हुए हैं, सब चीज़ें होने के बाद एक लोन मिलता है जी, है ना। अब कहा यह जाता है जब सब कुछ सही है तो फिर हम आपके पास क्यों आए। कारण ये नहीं है कि गलत है इसलिए हमारे पास आई है, कारण ये है कि हम सही जगह आपको पहुंचाएंगे इसलिए आप हमारे पास आए, राइट। हम आपको ऑप्शंस देंगे इसलिए आप हमारे पास आइए। हमारी जरूरत इसलिए है, गलत काम करने के लिए हमारी जरूरत नहीं है जी। हम कोई गलत काम नहीं करते। आपका सिबिल खराब है, वी विल से नो टू इट, राइट। अगर सिबिल के लिए ना आजकल बहुत सारे ना एप्स का वो आता है, एडवर्टाइज आता है कि हम आपका सिबिल ठीक करवा देंगे। व्हाट इज दिस? देखिए, वो आपने कहावत सुनी होगी, तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत है ना? तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या जुगाड़ या सॉल्यूशंस ना बहुत होते हैं जी, राइट। तो वो भी एक सॉल्यूशन है, मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत है, वो भी ठीक सॉल्यूशन है, क्योंकि देखिए हर डिफॉल्ट इंटेंशनल नहीं होता। और अगर इंटेंशनल नहीं है तो उस बेचारे को हमेशा के लिए सजा देना भी गलत है, वो भी गलत है। मेरी सिचुएशन का, मेरी नौकरी चली गई, मैं 4 EMI पे नहीं कर पाया, आपने मेरी गाड़ी ले ली, चलो मैंने सरेंडर कर दी, मान लीजिए, तो मैं चोर नहीं हो गया हूँ, राइट, है ना। मेरी सिचुएशन खराब थी, मेरे को नई जॉब मिल गई, अब मुझे जॉब में 3 साल हो गए हैं, मैं बहुत अच्छे से कमा रहा हूँ, आप मेरा दोबारा से सब कुछ चेक कीजिए, जब आप चेक करेंगे तो वो एक डिफॉल्ट आएगा। अब उसके लिए आप मुझे फांसी चढ़ा दो तो ये तो गलत है ना, राइट। सो इसलिए इट इज अ प्रोसेस व्हिच इज बीइंग सेट बाय दीज कंपनीज कि हम क्या करेंगे, हम आपको पहले एक सिक्योर्ड लोन देंगे। कैसे देंगे सिक्योर्ड लोन? आपसे एक 20,000 रुपए की FD कराएंगे बैंक में, एक्स बैंक के अंदर। उस 20,000 की FD के अगेंस्ट हम आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे, राइट। अब आपकी सिक्योरिटी 20,000 रुपए वहां जमा है, और आपको उतनी ही लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया। अब आप आदत डालिए कि उस क्रेडिट कार्ड को यूज कीजिए और उसका टाइमली पेमेंट कीजिए। सर, क्रेडिट कार्ड से तो फिर उसको यूज कीजिए और उसका पेमेंट टाइमली कीजिए। जब आप दोनों चीजें करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होना चालू हो जाएगा और आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी। भाई सिबिल क्या है? सिबिल तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा को कोलेट करती है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेटा को कोलेट करती है और एक रिपोर्ट जनरेट करती है, राइट। सिबिल का यही काम है। तो वो रेटिंग उसी तरीके से चलती है। अब बहुत सारे केसेस आप सुनते होंगे कि मैंने लोन लिया ही नहीं और मेरा नाम सिबिल में आ रहा है, है ना। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे कि मैंने तो सब कुछ टाइमली दिया था लेकिन फिर भी मेरा सिबिल में डिफॉल्ट आ रहा है, राइट। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो कुछ केसेस के अंदर एरोनिमस मैचेस होते हैं, है ना। आपका नाम किसी के नाम से और आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी की डेट ऑफ बर्थ से एग्जैक्टली मैच कर गई, भाई वो भी कंप्यूटर है, बिल्कुल। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहे हैं, डेटा वेरिफिकेशन हो रहे हैं, करेक्ट है। तो ऐसा हो सकता है, तो उसका आपको रेज करना पड़ेगा विथ एविडेंसेस, तो वो करेक्ट हो जाता है। ओके सर, क्रेडिट कार्ड की आपने जैसे बताया, तो हम क्रेडिट कार्ड पे ही बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड लेना किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं है? आपने डेटाज अगर देखे होंगे तो जो सबसे रैपिड ग्रोथ किसी लोन के अंदर हुई है तो वो अनसिक्योर्ड लोन जिसमें स्पेशली क्रेडिट कार्ड के ऊपर हुई है। आप समझ रहे? इनफैक्ट RBI को इंटरवीन करना पड़ा कि भाई थम जाओ अब, अच्छा इतना भी मत बांटो कि वापस ना आए, क्योंकि इवेंचुअली पैसा आपका नहीं है, पैसा तो पब्लिक का है ना। एवरी सिंगल मनी विच अ बैंक लूज इज पब्लिक्स मनी, करेक्ट। या एवरी सिंगल पेनी विच अ NBFC लूज इज अ इन्वेस्टर्स मनी, राइट। आप समझ रहे हो? तो स्टेक बोर्ड बहुत बड़ा है। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? एक नशा है। ओके, क्रेडिट कार्ड एक नशा है जी। आपने एक बार यूज किया, दूसरी बार यूज करने का मन करेगा, फिर तीसरी बार यूज करने का मन करेगा। आपको ध्यान है, पेरेंट्स कहते हैं कि जब तुम कमाने लगोगे तो तब तुम्हें पता चलेगा। बिल्कुल। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने फेज देखे, वो डिफिकल्टी के फेज देखे, और ऐसी फेज के अंदर जो एक बच्चा कमा नहीं रहा उसको पापा 10,000 रुपए दे देंगे
पूरे साल में 10,000 नहीं दिए, उसका काम चल गया, उसे कैश 10,000 दे दो, 7 दिन बाद पूछो उसके पास शून्य होता है। बिल्कुल। इजी मनी आ गया उसके पास, उसको पता ही नहीं चल रहा हाँ। कि मेरे को यूज कैसे करना है। हाँ। उसकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है कि कितनी मुश्किल से मेरे पापा ने ये पैसा कमाया है 10,000 रुपए। तो जो इजी मिलेगा उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो आप देखिए जो क्रेडिट कार्ड के जो डिफॉल्ट्स हैं, क्रेडिट कार्ड के जितने भी स्कैम्स हैं, ये आप देखेंगे तो इसमें एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, बहुत बड़ा फैक्टर है। डेटा क्या कहता है मैक्सिमम किस एज वाले लोग यूज कर रहे हैं? 30 साल से नीचे वाले यूजर्स जो हैं वो मेजर डिफॉल्ट्स हैं। ओके। 30 साल तक तो इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है। हाँ। अगर किसी ने 25 में जॉब चालू किया है, 5 साल जॉब हो गए, या 25 में बिजनेस चालू किया है और 5 साल का बिजनेस हो गया है, उसको ये समझ में आ जाता है कि बॉस ये करने से मेरे को आगे जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो प्रॉब्लम यहाँ से चालू होती है कि जब बच्चा जॉब में जाता है, हाँ। 6 महीने हुए हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो उसकी सैलरी आ रही है, बेसिस उसके ऊपर पहला क्रेडिट कार्ड तो जो उसका सैलरी अकाउंट जिस बैंक में होता है वही कर वो दे देता है उसको। हाँ। तो आदत बिगड़ना वहां से चालू होती हो है। गई। राइट। कई बार कंसेंशुअल भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, एक लाइव एग्जांपल से बताता हूँ। आई वॉज इनटू फार्मा इन 2003 इनटू वन एक्स कंपनी। ओके। आई वॉज सिटिंग एट माई स्टॉकिस्ट के यहाँ बैठा हुआ था। एक बच्चा आया कोई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से कि सर क्रेडिट कार्ड बनवाओ। मैंने कहा नहीं चाहिए। ही इंसिस्टेड सर बनवा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। हाँ। तो मैंने अपने साइन कर दिए, उसको मेरा एक पैन कार्ड का कॉपी दे दिया। हाँ। बात वहाँ खत्म हो गई। 2 महीने बाद मैंने वो कंपनी छोड़ दी। ओके। ठीक है। हाँ। मैं बैंक में आ गया। हाँ। बैंक में आने के बाद मैंने 2006 से 2012 के बीच में 3 गाड़ियां परचेज करी, चेंज करी, 2 होम लोन लिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। 2012 में मैं चौथी गाड़ी मेरी ले रहा था। हाँ। तो मेरे सिविल के अंदर आता है क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 2,33,000 रुपए। कैसे? मुझे भी समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे पास तो एक ही क्रेडिट कार्ड था, मेरा एम्प्लॉय कार्ड था HDFC बैंक का। राइट। मैंने सिविल में रेज किया, जब रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का वो कार्ड है। Okay. मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को रेज किया। मैंने कहा भाई मैंने इस कार्ड की आज तक शक्ल नहीं देखी। हाँ। मैंने कभी इस कार्ड को टच नहीं किया। जब शक्ल नहीं देखी तो टच करने का सवाल ही नहीं है। सो आई नीड ऑल द डिटेल्स। उन्होंने मुझे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भेजा, मेरा साइन किया हुआ, मेरे ही साइन थे, कोई गलत है ही नहीं। मेरा KYC भेजा जो मेरे साइन किए हुए थे। मैंने बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में गया तो मुझे ध्यान आया कि हाँ ये मैंने कोई साइन तो किया था। लेकिन जिस पीरियड में वो कार्ड डिलीवर्ड दिखा रहा था, हाँ। उस पीरियड में मैं जॉब में था ही नहीं वहां पे। ओके। दूसरी चीज, उस जमाने में क्रेडिट कार्ड यूसेज के ऊपर कोई पिन यूज करने की जरूरत नहीं होती थी। आप सीधे स्वाइप करो और जिसके पास कार्ड है उसी का कार्ड है। तो उस कार्ड के अगेंस्ट जौहरी बाजार में ये नेशनल हैंडलूम के ऊपर 2 परचेज हुई। अच्छा। एक 700 कुछ रुपए की, एक 800 कुछ रुपए की, दोनों मिला के 1586 रुपए का। ठीक है। वो 1586 रुपए के 2003 से 2012 में 2,33,000 रुपए बन गए। कांट बिलीव। अब आप समझिए, हाँ। कैन यू अंडरस्टैंड, ये जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये इंटरेस्ट की बात करते हैं, आपकी और हमारी इमेजिनेशन से परे है। बिल्कुल। वो मैं फाइनेंस का बंदा होते हुए भी मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि ये 2,33,000 बन कैसे सकता है। राइट। Then I fought with बैंक, RBI से लड़ा, 3.5 साल में लड़ता रहा, तब भी मुझे बैंक का फाइनल जो ऑफर आया, कहते हैं कि आप ये जो यूज किए थे वो दे दो, हम इसको सेटलमेंट दिखा देंगे। अच्छा। अब मैं सेटलमेंट दिखाता हूँ तो वो पूरे मेरी क्रेडिट हिस्ट्री में हमेशा सेटल दिखाएगा। और जो 2,33,000 और 1586 रुपए का डिफरेंस है वो हमेशा ओवरड्यू में दिखाएगा। ये आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ। कि कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो आपको क्या करना है। हाँ। Then I said कि no I do not want this, मुझे तो ये इससे बाहर चाहिए। उसकी कीमत मैंने 13,500 रुपए उनको चुकाए। उसके अगेंस्ट उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिया NDC। अच्छा। अब now your viewer should know it, there are 2 documents into finance industry, one is NOC, no objection certificate, one is NDC, no dues certificate। No dues certificate। Every loan which is settled, आपने प्रिंसिपल से आधा भी पे किया है तो उसकी NOC आपको मिल जाएगी। आप खुश हो जाते हो, मेरा तो लोन क्लोज हो गया। क्लोज हो गया।
99% केसेस के अंदर वो रोते हुए वापस आते हैं कि लोन तो हमने क्लोज कर दिया था, लेकिन वो तो हमें तो लोन नया मिल ही नहीं रहा है। हाँ। नहीं मिलेगा, बहुत आपने एनडीसी नहीं लिया। एनडीसी का मतलब है देयर इज नो अमाउंट सेटल्ड एंड देयर इज नथिंग विच बैंक इज आस्किंग यू। कोई डिमांड नहीं कर सकता बैंक आपसे किसी भी सूरत में, तो आपके ओवरड्यू अमाउंट में वो जीरो दिखाई देगा। राइट। एनडीएस इज So NDC is an important document, no due certificate is an important document। कभी ऐसी सिचुएशन, ये यूजुअली कार्ड्स में आती है, ऐसी सिचुएशन आ भी जाए, आपको ये करना भी पड़े, तो ऑलवेज आस्क फॉर एनडीसी, नॉट द एनओसी। जहाँ सेटलमेंट की बात आ रही है वहाँ पे एनडीसी लेके ही बिल्कुल करना है। बिल्कुल। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट कार्ड तो एक विशियस साइकिल है, और क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि 99% लोगों को पेमेंट साइकिल समझ में नहीं आता। वो क्या सोचते हैं, जिस दिन मैंने परचेज किया है उससे मुझे 45 दिन मिलते हैं। अच्छा। इट इज अ मिथ। हाँ। बिलिंग साइकिल से 45 दिन मिलते हैं आपको। ओके। मतलब आपका बिलिंग साइकिल 1 तारीख से 30 तारीख है, राइट? और आपने 29 तारीख को परचेज किया है, तो आपको 2 ही दिन मिले वो पेमेंट करने के लिए। ओके। 45 दिन नहीं मिले हैं। आपको फायदा भी 2 ही दिन के लिए मिला है। 15 प्लस 2 मतलब 17 दिन ही मिले हैं आपको। हाँ। राइट। सो आपने 1 to 1 का बिलिंग साइकिल है, 2 तारीख को परचेज किया तो आपको 45 दिन पूरे मिल रहे हैं। हाँ। स्मार्टली यूज करने की यही तो बात है। अरे बहुत सारे कस्टमर हैं, मेरे एक कस्टमर हैं जिनके पास प्रोबेबली जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबके कार्ड हैं। ओके। और वो कोई लोन नहीं लेते, और उनकी जितनी शॉपिंग, जितनी परचेज वो करते हैं अपने माल की, वो सारी क्रेडिट कार्ड से यूज करते हैं। लेकिन इतना इमैक्युलेट यूजेस है, आज तक उन्होंने 1 रुपया बैंक को नहीं दिया है। अच्छा। इंटरेस्ट का या पेनल्टी का, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। ग्रेट। मैं उनके पास चले जाऊंगा, आप 1 करोड़ रुपए ले लो, वो ये कहेंगे तू मुझसे 1 करोड़ रुपए ले ले, मुझे ब्याज बता दे कितना देना है। अच्छा। क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए उस दिन पे कर देंगे वो कर देंगे। सो ही इज वेरी स्मार्ट। सो कार्ड सुविधा है, उसको सुविधा के जैसे यूज कीजिए, क्योंकि उधार का पैसा है। हाँ। उसको अपना पैसा मानना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और 99% लोग ये गलती करते ही करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपना पैसा मानते हैं। और आप मान के चलिए, जिस कार्ड के अंदर पहली बार मिनिमम पेमेंट या पार्ट पेमेंट डिपॉजिट हुआ है, वो कार्ड डिफॉल्ट में जाएगा ही जाएगा। ओके। वो आदत बन जाएगा कि मिनिमम पेमेंट देता हूँ, काम चल जाएगा, मिनिमम पेमेंट देता हूँ, काम चल जाएगा। जबकि मिनिमम पेमेंट आपका पूरा का पूरा पेनल्टी में चला जाता है। सो ये समझने की जरूरत है, जितना कार्ड का आपका आउटस्टैंडिंग होता है, अप्रोक्सीमेटली 5% उसका आपका मिनिमम अमाउंट आता है ड्यू जी। तो 5% चार्जेस तो वो आपके लगी ही लग रहे हैं, और ब्याज लग रहा है जो अलग है, चल ही रहा है। हाँ। तो ये चार्जेस में गए, उधर वो ब्याज में गया। आप कभी इस विशेष साइकिल से निकल ही नहीं पाओगे। तो आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहोगे? यूथ को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कि पहली चीज़, क्रेडिट कार्ड नहीं होना इज अ ब्लेसिंग। ओके। दूसरी चीज़, अगर आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि उससे आप बेनिफिट्स बहुत सारे ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड यूज़ करके लो चाहे मत लो, आपको अच्छे कार्ड्स के ऊपर इंटरनेशनल लाउंजेस फ्री मिलते हैं, राइट? आप एयरपोर्ट पे जाते हो, किसी भी लाउंज में जाओ, 1 रुपए के अंदर आप यू हैव योर डिनर, राइट? वो यूज़ लीजिए। जो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो उसका पेमेंट टाइमली कर देते हो, दैन यू गेट द रिवॉर्ड पॉइंट्स, है ना? इट इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस। आप जितना यूज़ करते हो उतने तो आपको परचेज के पॉइंट्स मिल जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली उतने के, राइट? तो आप वो करें तब तो समझ में आता है। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड अपनी दूसरी ऑब्लिगेशंस चुकाने के लिए, राइट, या अपने शौक पूरे करने के लिए आप कर रहे हो, तो बिल्कुल गलत, नॉट एडवाइजेबल। कोई भी बुजुर्ग आपको क्रेडिट कार्ड यूज करता हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, है ना? और जो बिजनेस ओनर्स यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड्स, आप देखिएगा उनके पास सारे हाई एंड कार्ड्स होते हैं जिनकी लिमिट्स लाखों में, करोड़ों में होती है, लेकिन वो रेयरली यूज करते हैं जब वो अपना इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। ओके। क्योंकि फॉरेन के अंदर कार्ड यूज करना इज इजी, आपको मनी एक्सचेंज और ये सारी चीज़ों से बच जाते हो आप, यू डू इट इनटू दैट, राइट? सो क्रेडिट कार्ड फॉर मी बिग नो। तो सर अब हम बात करेंगे जो इस समय पे एक बहुत ही गुमराह करने वाली चीज़ चल रही है, मैं उसे गुमराह करने का ही बोलूँगी कि ऑनलाइन
इंस्टेंट लोन मिल जाता जी, है, जी। 10 मिनट में आपके फ़ोन में ऐप में लोन मिल रहा है। बिल्कुल। तो इस पे मेरे को बहुत अच्छे से मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक्सप्लेन करें ताकि लोग इस ट्रैप से बच सकें। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया था, क्रेडिट कार्ड इट इज़ इजी मनी, राइट। राइट। जो टर्म फिनटेक लोन्स आया है, राइट, इट इज़ ऑल्सो ईजी मनी, राइट। करेक्ट। आदमी को कुछ भी चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस उसको पता नहीं होती, उसकी रेपरकशंस भी उसको नहीं पता होते, करेक्ट। अब आप देखेंगे ये सारे लोन्स, जैसे मैंने कहा क्रेडिट कार्ड तो आप यूज़ कर रहे हो, है ना, उससे डिपेंड करता है कि उसके रेपरकशंस क्या होंगे, है ना। अर्ली एज में क्रेडिट कार्ड आ गया तो इजी मनी हुई। ये वाले जो लोन्स हैं इनका एज से कोई लेना देना नहीं है, अच्छा। क्योंकि ये इनकी मार्केटिंग कह लो या इनकी एग्जीक्यूशन कह लो, है ना, वो इतनी फास्ट है, इतनी इजी है कि आदमी समझ पाता है उससे पहले तो लोन मिल जाता है। लोन मिल जाता हाँ। है ना। और बहुत 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 सारे केसेस मैं डे इन डे आउट जब केसेस देखता हूँ तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आदमी का सैलरी 5 लाख रुपए महीना है और उसका 5,000 का लोन डिफॉल्ट में चल रहा है। अच्छा। किसी का 50 करोड़ का टर्नओवर है हाँ। और उसका 50,000 का लोन डिफॉल्ट में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 50,000 वो चुका नहीं सकते या वो 5,000 वो चुका नहीं सकते, पता ही नहीं चल रहा। हाँ। ये सारे लोन्स जो होते हैं ना, ये आप देखिएगा कि ये सब सेविंग अकाउंट्स में आते हैं। पहली चीज़ तो ये जी। 99% दे विल कम इनटू योर सेविंग अकाउंट, ओके। राइट। अब ये आते कैसे हैं, इनको कैसे पता चलता है? सो इट इज़ बेसिक डेटा का खेल है सारा का सारा, हाँ। है ना कहीं से लीकेजेस हैं। आप जो भी परचेज करते हो, आपकी क्रेडिट कार्ड की हैबिट्स हो गई, आपकी ऑनलाइन की हैबिट्स हो गई। आप देखिए सारी एप्लीकेशंस आपसे राइट्स मांगती है टू मूव अहेड। आप इंस्टा से कुछ परचेज करते हो, यू अलाउ इट टू आपके कॉन्टैक्ट्स को भी आपको अलाउ करने का बोलता है, आपका मीडिया को भी अलाउ करने का बोलता है, राइट। हर जगह आपकी बैंकिंग आप इंफॉर्मेशन फीड करते ही करते कर ही रहे हैं, हो। सो हाँ। इट इज़ वेरी इजी। आप समझिए देशों के डिफेंस सिस्टम क्रैक हो जाते हैं। तो ये तो क्या ही ये चीज़ क्या है। चीज़ है? हाँ। मतलब आपको सेल्स का डेटा ही तो क्रैक करना है। हाँ। तो इट इज़ वेरी इजी। सो स्पेशली आप देखोगे तो बहुत सारी चाइनीज कंपनीज आई इस फिनटेक उसके अंदर, जहाँ पे केरला में तो अभी ईडी ने एक को पकड़ा भी है। यस। सो उनका पैसा, बहुत सारा पैसा आया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, इट इज़ बीइंग इंटीग्रेटेड फ्रॉम हियर ऑल्सो। राइट। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की कंपनी या हिंदुस्तान के लोग भी इन्वॉल्व हैं ही हैं उसके अंदर, है ना। सो ट्रैप यहाँ नहीं है कि आपको पैसा मिल गया, ट्रैप ये है कि आपको पैसा किस कीमत पे मिला है, पहली चीज, और वो पैसा चुकाने की क्या कीमत है। एक तो पैसा लेने की क्या कीमत है और उस पैसे को चुकाने की क्या कीमत है जी। आप क्या होता है, आप समझिए, आपसे कोई कहता है कि यार तू मुझे 100 रुपए दे दे, मैं तेरे को 10 रुपए ब्याज के दे दूंगा। आप समझ रहे हैं? हाँ। 10 रुपए सुनने में बहुत कम लग हुआ, रहे हैं। हाँ। लेकिन परसेंटेज टर्म्स में 10% हो गया। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? हाँ। जितना छोटा लोन होता है उसका सुनने में इंटरेस्ट जो होता है। आप देखिए जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो क्या कहते हैं, आप गोल्ड लोन के को बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं या छोटी एनबीएफसीज के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं, 75 पैसे डेली के ब्याज पे, सिर्फ 75 पैसे डेली के ब्याज पे, सिर्फ 1 रुपए डेली के ब्याज पे। भाई 1 रुपए डेली का ब्याज का मतलब आप समझ रहे हो, 30% महीने का ब्याज हो गया। 30%। सो सस्ता थोड़े ना है। हाँ। सुनाया जा रहा है आपको सस्ता। हाँ। 5,000 और 4,999 जो हाँ, वही वाली वन ऑफ द चीज़। बेस्ट हाँ। मार्केटिंग टूल्स विच हाँ। कंपनीज हैव यूज्ड इन रिसेंट टाइम्स। तो सेम यहाँ पे वो है। तो ये एक ट्रैप है जिसके अंदर छोटे अमाउंट से आपको फंसाया जाता है। अब आपसे 5,000 रुपए आपको दिए गए हैं, 5,000 रुपए आपसे उसी इमीडिएटली आपसे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस इसके नाम पे ले लिए। इफेक्टिवली आपके पास आया क्या? 5,000 रुपए के आपके पास 4,000 रुपए या 3,500 रुपए तो टोटल ही पैसा आया। अब आप जब उसकी कैलकुलेशन देखोगे कि जो ईएमआई जारी है उसकी, तो आप देखोगे कि आप छोटे से पीरियड के अंदर 5,000 रुपए के 10,000 रुपए चुका रहे हो। ओके। आप समझ रहे हो? हाँ। तो बहुत बहुत बड़ा वॉल्यूम है इसमें, छोटे से
बड़ा वॉल्यूम बनता है। अब होता क्या है, आपके पास 4 फोन आए, आपने कहा भाई मैं इतने पैसे थोड़ी दूंगा, हाँ, आपने कहा मैं तो लोन ही नहीं लूंगा, हाँ, तुमने 5,000 बोल के 4,000 तो मुझे दिए हैं, अब तुम मुझसे 5,000 रुपए की किस्तें मांग रहे हो और मैं फलाता हूँ तो ये तो मेरे बहुत महंगा पड़ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए लोन। अब आपके पास लोन चुका वापस पे करने का ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ पे करोगे? आपको कुछ नहीं पता, आप यू आर ब्लैंक। अब वो महीने 2 महीने 3 महीने बीत गए, आपने या तो अकाउंट में पैसा रखा तो वो ईएमआई डेबिट हो गई, नहीं रखा तो वो पेनल्टी लग गई, 3 ईएमआई बाउंस होते ही आपके पास कॉल आना चालू हो जाएंगे। ओके सर, एक ही ईएमआई पे ही आ जाते हैं कॉल तो? तो एक ही ईएमआई पे जाएगा। जो थ्रेट जहां से चालू होता है, हाँ, पहली ईएमआई पे आएगा, सर आपका ईएमआई बाउंस है, पे कीजिए, आपका सिबिल खराब हो जाएगा, हम आपके सिबिल को रिपोर्ट कर देंगे। पहला तो इंसान वहीं डर जाता है, राइट? वो कहता है भाई तू ले, ठीक है। अब आप उसको कहते हो कि मैं तो पूरे 4,000 रुपये तू ले ले, हाँ, वो क्या कहता है, आप सर इसके ऊपर 8% का फोरक्लोजर चार्ज लगेगा अगर आपने अभी दे दिए तो। ओके, वो तो चार्ज शुरू। आप समझिए कितना बड़ा वॉल्यूम हो गया ये। आपके पास आया कुछ नहीं और आपने दे दिया 2 गुना, सो इट बिकम्स ह्यूज। तो समझने की बात यह है कि ऐसे किसी भी लिंक पे, ऐसे किसी भी एप्लीकेशन पे आप एक्सेस ना करें अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको पैसे की अगर जरूरत है ही, हाँ, मान लीजिए, तो आप अपने बैंक को अप्रोच कीजिए। हाँ, आप हिंदुस्तान में जिसका फेस जानते हैं, है ना, जिसका फेस जानते हैं, आप उसको अप्रोच कीजिए। आप एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जिसका आपको यही नहीं पता कि उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ है, कैसे है, क्यों है। आपने बहुत सारे पेनल्टी चार्जेस भी इनके बहुत ज्यादा होते हैं। आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप 2 गुना पे करके बाहर निकलते हैं और उसके अंदर भी हेरेसमेंट है आपका। हाँ, आपको इतने कॉल आएंगे कि आप कुछ और कर ही नहीं पाओगे। आपको थ्रेटनिंग्स आएंगी। आपने डेटा दिया है, उसके अंदर आपसे 2 रेफरेंस मांगे जाते हैं। आपने देखा जब आप लोन लेते हैं तो आपसे 2 रेफरेंसेस मांगे जाते हैं, नाम, फोन नंबर और एड्रेस। आपकी एक ईएमआई नहीं गई, वो उनको फोन करना चालू कर देंगे। अब आप शर्म खा के क्या करोगे? 5,000 रुपए के लिए कौन अपनी इज्जत गवाएगा? यार पे करो इनको जो मांग रहे हैं। हाँ, तो आप उनको उस समय की पेनल्टी भी दे रहे हैं, आप ब्याज भी दे रहे हैं, अमाउंट भी दे रहे हैं और क्लोजिंग चार्ज भी दे रहे हैं। सो एक ही चीज के ऊपर आप 3-3, 4-4 एक तरह से पेनल्टीज ही हो गई सारी मिला के। मतलब 3x 4x हम पेमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब ये वाला जो चीज है ना, ये फिनटेक वाला जो चीज है, ये जो हम कहने थे पुरानी उसमें जो साहूकार से पैसा लेते थे, हाँ, है ना, कि पैसे की जगह पूरी जायदाद ही चली जाती थी। तो ये वही है। ये इसका मॉडर्नाइज्ड वर्जन हो गया है। ये मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, जो वाइट कॉलर वर्जन आप बोल सकते हो, कि आपको इस तरीके से फंसा दिया जाएगा कि आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। सर, इन पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है? रेगुलेटेड ही नहीं है ना आरबीआई से। आप समझिए, आप रेगुलेट उसको करोगे ना जो आपके पास जिसका डेटा होगा। आरबीआई हर महीने, हर साल गवर्नमेंट हजारों एप्लीकेशंस बैन करती है, हजारों एप्लीकेशंस डिलीट करती है, सब करती है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं ना। वीपीएन जैसे जो नेटवर्क्स हैं, आप जो नहीं देखना चाहते हो सब वहाँ देख सकते हो ना। राइट। सो हर चीज का तरीका, टेक्नोलॉजी इज व्हाट आई कैन से इज कि वो अनअप्रोचेबल हो गई है इन टर्म्स ऑफ उसको रोकने के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करूं तो वो आप आज ये करो, कल वो दूसरा ले आएंगे, आप दूसरा करो, वो कल तीसरा ले आएंगे। आप कितना यू नीड टू मेक योरसेल्फ अवेयर कि मुझे ये करना है कि नहीं करना। सर, मैक्सिमम लोग इस ट्रैप में कैसे फंस रहे होते हैं? उनके फोन में ही पॉपअप आ जाएगा, आपका लोन अप्रूव्ड है, या फिर हमारा पेटीएम और ये जो अपना फोन पे वगैरह है उनमें लोन दिखाने लग जाएगा। तो वो ट्रैप में तो उस तरह से फंसना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, आपका स्क्रीन टाइम कितना है, राइट, वही डिसाइड कर देगा कि आप कितना जल्दी ट्रैप में फंसने वाले हो। अच्छा, राइट। आप कुछ भी खोल लो, आपको गूगल पे से पेमेंट करना है, यू विल हैव अ पॉपअप अप्रूव्ड लोन, राइट। फोन पे करना है, you have a pre-approved loan. पेटीएम पे करना है, you have a pre-approved loan, right? So आप कहाँ बचोगे? जी। So आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसका, इससे बचने के लिए कि आपको पैसे की ज़रूरत है ही नहीं, राइट। अगर आपने अपने दिमाग को प्रोसेस वो कर लिया कि आई डू नॉट नीड मनी, जी, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। आपने क्लिक कर दिया, हाँ, जस्ट टू चेक इट कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, नाउ यू आर इनटू अ मेस।
ओके, यू हैव शोन योर इंटरेस्ट टूवर्ड्स इट, राइट, या आपकी डेस्परेशन आपने दिखा दी है। अब वो डेस्परेशन के ऊपर काम करना ही उस जो एआई है, हाँ, that is, उसका काम ही राइट, यही है। उसका काम ही यही है, आपके इंटरेस्ट को, डिसइंटरेस्ट को, राइट, आपकी पसंद को, नापसंद को, यही एनालाइज करता है वो, जी, राइट। सो आप मान के चलिए आपका बचना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपका बचने का तरीका एक ही है, यू हैव अ क्लियर माइंडसेट, मुझे नहीं चाहिए। अगेन मेरे पास जितने भी मैसेजेस आते हैं, हाँ, जितने भी मैसेजेस आते हैं, यू हैव प्री अप्रूव्ड, ये वो फलाना ढिकाना, एक भी मैसेज को मैं ओपन नहीं करता हूँ। ओके, एंड आई हैव रियलाइज्ड इट कि जब से मैंने ये थंब रूल बना लिया है कि मुझे ओपन ही नहीं करना है, मेरा हर बार द पॉपअप हैज रिड्यूस्ड। ओके, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है जैसा चल रहा है शायद होगा कि थोड़े टाइम बाद मुझे आना ही बंद हो आना जाएगा। ही बंद हो जाएंगे। वो एआई को समझ में आ जाएगा भाई ये नहीं फंसने वाला। हाँ, यहाँ पे काम नहीं होने वाला। यही फॉर्मूला काम करेगा कि आपको अगर इससे बचना है तो अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग्स, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑनलाइन शॉपिंग्स, राइट, लेकिन sharing everything with your online applications is dangerous, actually dangerous। वहाँ वो पूछता है, आपका मीडिया अलाउ करेगा, आपका कॉन्टैक्ट अलाउ करेगा। ऑनलाइन में यहाँ पे और चीज बोलेंगे, वहाँ पे भी तरह तरह के डिस्काउंट दिखाई जाते हैं कि इस कार्ड से पे करोगे तो ये मिलेगा, इस कार्ड से पे करोगे तो इतना % ऑफ मिलेगा। तो वहाँ पे अगेन आपको जबरदस्ती क्रेडिट के जाल में फंसाया जाएगा। बिल्कुल। सी कैसे बेचा जाएगा? आप ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग जाके बेचेंगे तो इट इज अ कॉस्ट। हाँ, आप समझिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि वेयर एवर ह्यूमन इंटरवेंशन इज देयर इट एड्स टू कॉस्ट जी। सो डिजिटल इंटरवेंशन में कॉस्ट तो है ही नहीं ना, वन टाइम कॉस्ट है। आपने एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट हो सकता है या कोई सॉफ्टवेयर का कॉस्ट हो सकता है, एक बार लगना है, लग जाएगा, उसके बाद तो रेवेन्यू ही रेवेन्यू है ना। सो ये बैंक्स हों चाहे और कोई कंपनीज हों जिनके भी क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, राइट, दे गिव सो ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, अपेरेंटली ल्यूक्रेटिव है। हाँ, इवेंचुअली आप समझिए लाखों करोड़ रुपया कोई बांटता है क्या फ्री में? नहीं बांटेगा, कोई नहीं बांटता। हाँ, आपको ऐसी सिचुएशन में आपने देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, ब्लिंकिट का देखता हूँ, है, हाँ, आपने 200 रुपए का ऑर्डर किया, आपने देखा 60 रुपए डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं। हाँ, अब जो नेक्स्ट वो डिलीवरी चार्जेस फ्री करने के लिए आपको क्या डालेगा? 180 रुपए का ऑर्डर और करो तो आपका चार्ज फ्री हो जाएगा, तो चार्ज फ्री हो जाएगा। नाउ इट इज पुश सेलिंग ना। पुश सेलिंग। आपका बिल जो जरूरत ही नहीं थी, वो आपने 2 गुना कर लिया सिर्फ 50 रुपए 60 रुपए बचाने के चक्कर में, राइट। आपने अपना क्रेडिट इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा शेयर कर दिया एक एप्लीकेशन के ऊपर सिर्फ 20 रुपए 30 रुपए बचाने के लिए, जिसकी जरूरत नहीं थी, जिसकी जरूरत थी नहीं एक्चुअली। सी दे आर मेकिंग अस हैंडीकैप्ड। ये अनऑथराइज्ड एप्स हैं, Yes. और फिर भी इनका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हाई है। इसीलिए तो हाई है, क्योंकि उनको पता है कि लोग देंगे वापस, ये देंगे। सी इन लोगों ने, जैसे ऐसा नहीं है कि बैंक्स लॉस नहीं मेक करते हैं या और अच्छी एनबीएफसीज लॉस मेक नहीं करती हैं, उनके भी एनपीएस 1%, 2%, 3%, 4% तक भी पहुंचते हैं, है ना, टोटल बुक साइज का। लेकिन उनको ये तो पता है कि हमने पैसा किसको दिया है, और आपको ये पता है कि हमने पैसा किससे लिया है, तो यू आर इनटू अ सिचुएशन ऑफ विन टू विन सिचुएशन की नेगोशिएशन के कहीं लेवल पे पहुंच जाओगे आप, कहीं पहुंच जाएंगे, राइट। यहाँ तो नेगोशिएशन का लेवल ही नहीं है। यू डू नॉट नो मैंने पैसा लिया किससे, कहाँ से है, पता ही नहीं है, राइट। एंड दे आर अपलोडिंग इट टू योर सिबिल ऑल्सो। तो आपको ये डर भी है कि यार ये 3,000, 5,000, 10,000 रुपए के लिए मेरा तो क्रेडिट रेटिंग ही खराब हो जाएगा। उसके अलावा थ्रेट्स जो अलग तरीके से सोसाइटी में अदर लोगों को पता चलने वाले थ्रेट्स अलग आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। सो ये सारी चीजें, सी एआई का एडवांटेजेस हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं, वी कैन सी दैट, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। दो आवर टॉपिक इज नॉट एआई, लेकिन स्टिल एआई इज a integral part of finance now. So that is the reason we need to check it out कि AI से बचना बहुत जरूरी हो गया अब। आप समझ रहे हैं जी। AI ने चीजों को इतना आसान बना दिया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी बना दिया है। दोनों ही। आसान क्या कर दिया है? अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और फाइनेंस में प्रोडक्ट क्या है? पैसा। पैसा। इट इज इजी, राइट, करेक्ट।
लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस आगे जाके क्या होनी है उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है। और हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं है। बैंक से लिया है पैसा तो बैंक के पास चले तो जाओगे। एग्जैक्टली, आपको पता तो है कौन है वहाँ पे, पर्सन फेस क्या तो है कोई। राइट। तो सर अगर कोई ऑनलाइन ट्रैप में फंस चुका है तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? यार देखिए, अगर आप फंसी चुके हो है ना, मैं कहता हूँ कि डू नॉट थिंक मच एंड स्ट्रेट वे प्रोसीड टू द लिटिगेशन बोले तो सबसे पहले आप कंप्लेंट कीजिए अपने पुलिस स्टेशन के अंदर, साइबर सेल के अंदर, जहाँ भी कंप्लेंट डालनी है। आप मान के चलिए कंप्लेंट का एक चीज़ तो होगी, कम से कम आपका जो डेली का हैरेसमेंट है वो बंद हो जाएगा। ओके, तो वो बाकी चीजें सोच तो पाएगा ना, सोच तो पाओगे। आप डिजिटल अरेस्ट जैसा हम बात कर रहे थे अभी कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट वो डर ही तो है जिसकी वजह से आप इतना लाखों करोड़ रुपया दे देते हो किसी को, राइट, है ना। आपकी रेपुटेशन का डर है। आप देखिए, डिजिटल अरेस्ट किसी का हुआ है गरीब का? यू नो एनीबडी? नो, है ना। somebody is so confident आपसे 50 लाख रुपए मांग रहा है, उसको ये कॉन्फिडेंस है कि आपके पास 50 लाख रुपए है तब वो मांग रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन है उसके पास। हाँ, तो आप समझिए किसी गरीब को कोई डिजिटल अरेस्ट करे, मैं देखूं तब समझ आए, तब समझ में आए। तो ये भी लाइफस्टाइल स्कैम है। हाँ, बेसिकली मांगा उससे जा रहा है जिसके पास है। आप देखिए, बहुत क्लियर बात बताता हूँ आपको। जिस आदमी की नेटवर्थ 50 करोड़ होगी उसको भी 5,000, 20,000, 30,000 के लोन दिए जा रहे हैं, राइट। जिस आदमी की टोटल इनकम ही 15,000 रुपए, 30,000 रुपए महीने की है, उसको तो नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उसके लिए 5,000 रुपए भी बहुत भारी है। उनको पता है कि ये डूब जाएंगे, इनकी इज्जत क्या उतारूंगा मैं, इनकी तो पहले ही कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। सो आप ये देखिएगा, जितने ये फिनटेक लोन्स हैं, फिनटेक लोन्स के अंदर जितने हैरेसमेंट हैं, जितने भी ये चीजें हो रही हैं, वो वेल टू डू लोग हैं, वेल टू डू लोगों के साथ ही। ऐसा नहीं है कि वो गरीब है, उसको दे दिया 5,000 रुपए और उससे वसूल नहीं कर पा रहे हैं अब। तो सर, जो आपने ये बोला ना, साहूकार जिस तरह से पहले लोन ब्याज पे पैसे दिया करता था, तो ये वो पहले तो लोग प्यास लगती थी तो कुएं के पास जाते थे, और अभी ये ना एआई का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे, आपको लगेगा कि आपको प्यास लग रही है। आपकी जरूरत क्रिएट की जाती है यहाँ पे, है ना। दे मेक यू सो अवेयर अबाउट योर फाइनेंशियल नीड कि जहां उनको लगता है थोड़ा सा भी कि शायद इसकी 5% नीड है, वो उसको 50% बना देते हैं, 100% बना देते हैं। आपको जरूरत नहीं थी, एक पॉपअप हुआ, आपने, अगर आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी तो आप ओपन ही नहीं करते ना, राइट। कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा था, यार मेरे पास ये पैसे होते तो मैं ये काम कर लेता, राइट। तो दे असेस योर ब्रेन आपकी हैबिट से। साइकोलॉजिकल वो है, रीडिंग है, ये न्यूरो मार्केटिंग बोलते हैं इसको। हाँ, तो दो आई एम नॉट अवेयर अबाउट द टर्म, लेकिन इन लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो आपके दिमाग से खेल रहे हैं वो, राइट। आपने क्लिक किया, अब इसकी जरूरत है, और नहीं है तो वो बना देंगे। क्योंकि मैं एक लड़की से मिली थी, वो जब अपना बिजनेस अप्रोच कर रही थी तो उन्होंने बोला हम न्यूरो मार्केटिंग पे काम करते हैं, जो प्रोडक्ट आपने कार्ट में डाल करके छोड़ दिया हम उसको आपको सेल कैसे करेंगे, हमारा वो काम, राइट। मतलब कार्ट से भी आपको जबरदस्ती बेचा जाएगा। बिल्कुल। सो न्यूरो मार्केटिंग इट इज, ये एक बहुत ही ऑल टुगेदर डिफरेंट सेगमेंट ही बन गया है। कंपनीज दे हैव मेड द टीम्स फॉर इट, कि कस्टमर ने इंटेंशन शो किया है, बट ही हैज नॉट परचेज्ड इट। नाउ देयर कुड बी 2 reasons for it. One, he has changed the mind. 2, he has a financial problem. Right? If he has a financial problem, give him the solution. Right. Correct? Sell him this. सर पेटीएम से कर दो, उस पे लोन अवेलेबल होगा। सर जीपे से कर दो, उस पे लोन अवेलेबल होगा। राइट। सर हम कपड़े बेचते हैं ना, हम कपड़े ईएमआई पे दे देंगे सर, ईएमआई का ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। अब आप समझिए, वो सेल करके माने, वहाँ लिखा होता है 0% ईएमआई। भाई तुम्हारे पास कितना ही पैसा पड़ा हो चाहे से, तुम ऐसे ही थोड़ी किसी को बांट देते हो, किसी को कोई नहीं देता। एंड यू आर अ फाइनेंस कंपनी, यू आर सेइंग यू आर अ फाइनेंस कंपनी, तो आप कैसे कर दोगे? ओके, सो सर इट्स टाइम नाउ, हम आपकी एक्सपर्टीज के साथ छोटी छोटी एडवाइस लेना चाहेंगे। जॉइंट लोन लेना कितना सेफ है? बिल्कुल सेफ है जॉइंट लोन लेना। यूजुअली जॉइंट लोन के 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझने की जरूरत है। एक होता है कोएप्लीकेंट, राइट। कोएप्लीकेंट इज यूजुअली योर
ईदर योर ब्लड रिलेशनशिप और योर स्पाउस, ओके, इट इज कोएप्लिकेंट, हाँ, राइट। कोएप्लिकेंट क्यों लिया जाता है, उसके पीछे दो मेजर रीजंस होते हैं, दो डिविएशंस हैं जिनकी वजह से कोएप्लिकेंट लिया जाता है। वन, आपकी इनकम एलिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, राइट, वन इज आपकी इनकम एलिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको 1 लाख की EMI का लोन लेना है, आपकी एलिजिबिलिटी 70,000 रुपए की बन रही है, अब 30,000 रुपए आप कहाँ से लाएंगे? तो आपने अपनी वाइफ को जो अर्निंग है, अपने भाई को जो अर्निंग है, उनको ले लिया और 30,000 रुपए इनकम उनकी ले ली। ओके, सो यू गेट अ लोन जिसके अंदर 1 लाख रुपए की आप EMI पे कर सकते कर सकते हैं। सेकेंड इज एज, एज की वजह से भी कोएप्लिकेंट लिया जाता है। ओके, मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल है, अब आपको एक होम लोन लेना है, तो बैंक तो आपको होम लोन करता है सेल्फ एम्प्लॉयड को मैक्सिमम 70 साल तक, और वही सैलरीड को करता है 60 साल तक। हाँ, तो आप 60 साल के हो गए तो वैसे ही आपको नहीं मिल रहा अगर आप सैलरीड है तो। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके बेटे को हु इज अ अर्निंग मेंबर, उनको कोएप्लिकेंट लेके वो एज के मिटिगेंट के रूप में यूज करते हैं और वो लोन मिल जाता है। ओके, सो यूजुअली जो जॉइंट एप्लीकेंट्स जो हम टर्म यूज करते हैं वो किसी कारण से लिया जाता है, ओके, राइट। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई लोन है, होम लोन या मॉर्गेज लोन, तो उसके अंदर बैंक्स, कुछ बैंक्स स्टैंड अलोन लोन कर देते हैं, मैक्सिमम ऑफ द बैंक्स दे आस्क फॉर अ कोएप्लिकेंट, ओके, राइट, राइट, क्योंकि प्रॉपर्टी इज बिगर एसेट, तो दे वांट टू सिक्योर देमसेल्फ कि कोई ना कोई अटका रहना कोई चाहिए। ना कोई रहना चाहिए। ओके सर, गारंटर रिस्क पे क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, गारंटर पुराने जमाने की बात हो गई अब, है ना। या तो गारंटर टर्म यूज होता है कॉर्पोरेट लोन्स में या बड़े होलसेल लोन्स के अंदर, जहां पे कंपनी को लोन दे रहे हो और उनके जो स्टेक होल्डर्स मतलब डायरेक्टर्स हैं, उनकी पर्सनल गारंटी आप ले रहे हो, उनकी एसेट्स को भी आप हाइपोथिकेट कर रहे हो या प्लेज कर रहे हो, है ना। एक चीज तो वो है। दूसरा, अभी भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, छोटी NBFCs या बैंक्स हैं, वो गारंटर लेते हैं। वो गारंटर सिर्फ अपने लोन को सिक्योर करने के लिए लेते हैं कि कल को हमारे को पास प्रेशर बनाने के लिए कुछ हो। प्रेशर बनाना, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गाड़ी ली है, मेरी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे है, प्रोफाइल कोई बहुत अच्छा नहीं है, हाँ, मैंने एक ऐसे आदमी की गारंटी दे दी जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हाँ, अब बेचारे ने, उसने तो दे दी मेरी भलमानस में गारंटी मेरे नाम की दे दी, और मेरी या तो फाइनेंशियल हालत खराब हो गई या मेरी इंटेंशन खराब हो गई, दोनों में से कोई। हाँ, अब क्या होगा कि मैं तो दे ही नहीं रहा हूँ पैसा, तो बैंक गारंटर को बोलेगा कि भैया तुम्हारा बंदा है जिसकी तुमने गारंटी दी थी, वो पैसा नहीं दे रहा है, हाँ, आप उसको बोलो पैसा दे। हाँ, अब चांसेस हैं कि मैं शायद शर्म में कर दूं, राइट। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या होती है, अब गारंटर कहीं लोन लेने जा रहा है और उसके सिविल के अंदर उसका डिफॉल्ट दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, या तो मेरे से रिक्वेस्ट करेगा या मेरे पैसे पे करेगा। दोनों सिचुएशन होती हुई देखी है मैंने। अल्टीमेटली तो देखिए, परेशान तो होगा ही। अल्टीमेटली मैं कहूँगा किसी का गारंटर, फाइनेंशियल गारंटर बनना इज अ रिस्की अफेयर, हाई रिस्क ही बोल सकते हैं। हाँ, हाँ, जितना हो सके अवॉइड कीजिए, avoid कीजिए। चाहे वो भाई हो, हाँ, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे दोस्त कोई भी यार हो, सिचुएशन बदलते समय नहीं लगता है। आप किसी की फाइनेंशियल गारंटी नहीं ले सकते, नहीं, और आदमी की ले सकते हो, राइट, लेकिन फाइनेंशियल गारंटी कैसे लोगे, क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन आपके ऊपर फाइनेंशियली आने वाला है। ओके सर, इंश्योरेंस और लोन को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, इज इट नेसेसरी? देखिए, नेसेसरी नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी पीछे हमने जब बात हाँ, करी तो मैंने आपको बताया जी, था कि अपनी ऑब्लिगेशन को सिक्योर करना हाँ, विथ इंश्योरेंस इज अ स्मार्ट डील। हाँ, यस, करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ये कह के आपको बेचता है कि ये कराना मैंडेटरी है, हाँ, दैट इज रॉन्ग। ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स ड्रिवन होती है, सेल्स कमाती है और बाकी सब लोगों को पैसा मिलता है उससे। जी, तो जब रेवेन्यूज आते हैं ना, हाँ, जिस वर्टिकल से रेवेन्यूज आते हैं, हाँ, वो वर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। और आपने देखा होगा, आप रेस्टोरेंट के अंदर गए, आपने पिज्ज़ा लिया और साथ में आपको कुछ भी फ्री मिल गया, है ना, 1+1 में या कुछ भी, पिज्ज़ा की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं होती जितनी फ्री वाले की हो रही है ना। होती है। हाँ, तो क्या होता है, इंश्योरेंस के अंदर
द पे आउट्स ऑफ द बैंक्स आर वेरी गुड, राइट। इंश्योरेंस कंपनी उनको अच्छा पैसा पे करती है, हाँ. इसलिए वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक साइड इनकम भी, क्रॉस सेल बोलते हैं इंडस्ट्री में उसको, वो क्रॉस सेल इटसेल्फ इतनी बड़ी होती है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट निकाल सकती है, राइट। तो वो पुश करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एडुकेट करके बेचिए, प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है कि वो एजुकेशन से बिक सकता है। ओके सर, 2026 आने वाले साल में लोन इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा रहने वाला बहुत बड़ा है। 2026 ही मत बात कीजिए, 2030 तक आ गए आप 2030 बात करिए, 2050 तक बात कीजिए। हिंदुस्तान की जितनी पॉपुलेशन है मैम, जितना इंफ्रा अभी तो चालू हुआ है हिंदुस्तान में। आप जयपुर शहर में रहते हैं, मैं जयपुर शहर में रहता हूँ, हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में जयपुर में क्या चेंजेस आए हैं, और आने वाले 5 साल के प्रोजेक्ट्स जो अभी तक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं वो भी आप देखोगे तो बहुत 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 बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगेन मैं यही कहूँगा, ज़रूरत है तो लोन लीजिए, और एक्सपर्ट एडवाइस के साथ लीजिए, वरना धोखा मिलने के चांसेस पूरे हैं। धोखा तो मैक्सिमम। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बैंकर भी रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि कभी भी बैंक नहीं कहता है कि आप कस्टमर को चीट कीजिए, कभी भी बैंक नहीं कहता है, इनफैक्ट कोई भी कंपनी नहीं कहती, राइट। जहां भी हैंकी पैंकी होता है वो एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है, वो चाहे बैंक का एम्प्लॉय हो, चाहे हमारे जैसा कोई कंसल्टेंट हो, राइट। फाइनेंस एक ऐसी चीज है मैम कि छोटा सा ट्विस्ट कैन ईदर कॉस्ट अ लॉट और इट कैन सेव अ लॉट, आप समझिए। 5 करोड़ के लोन के ऊपर, 50 करोड़ के लोन के ऊपर 10 पैसे का इधर से उधर वेरिएशन, अब उसको मिलेगा कुछ नहीं, वो 10 पैसे रेट ज्यादा भी करवा देगा तो उसको कुछ नहीं मिल रहा, और 10 पैसे कम करवा देगा तो भी उसको कुछ नहीं मिल रहा, बट यू आर ब्रीचिंग कस्टमर्स ट्रस्ट। इफ यू कुड हैव सेव्ड मनी, यू शुड सेव इट, राइट। अगर मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरा कंसल्टेंट में प्राइमरी जॉब इज कि मैं कस्टमर का कॉस्ट को कैसे कम कर सकता हूँ। आपने एक ऑनगोइंग लोन में भी करवाया था, आपने बहुत होता है। सी, जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को लगातार मॉनिटर करते हैं, राइट, वैसे ही आपको अपने लोन के पोर्टफोलियो को भी मॉनिटर करना चाहिए, या फिर अपने कंसल्टेंट से डिस्कशन करना चाहिए कि यार हमने 1 साल 2 साल पहले ये लोन लिया था, आज ये इस प्राइस पे चल रहा है, क्या हम इसको मूव कर सकते हैं, या हम बैंक से आज क्या नेगोशिएट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। अब अगेन एक कंसल्टेंट है, वो क्या सोचेगा कि यार लोन शिफ्ट करा देता हूँ तो दोबारा पैसा मिलेगा, आ जाएगा माइंड में। एक कंसल्टेंट वुड बी लाइक मी, लेट्स रिटेन द कस्टमर, मैं कस्टमर के 50 पैसे बचाता हूँ, नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तो ही विल कॉल मी, ऑब्वियसली, दो आई वुड बी वेरी वेरी ब्लंट ऑन दैट। ऐसे कस्टमर्स आज की तारीख में बचे नहीं है क्योंकि हमारा जॉब एक कंसल्टेंट, चाहे कोई भी कंसल्टेंट हो, बहुत ही थैंकलेस जॉब होता है, राइट, है ना, क्योंकि उसके अंदर कोई कमिटमेंट्स नहीं होते हैं। मैं कस्टमर को जब एक सर्विस देता हूँ तो मैं उससे ये कमिटमेंट नहीं लेता कि मैं आपसे कुछ लूंगा, जी, राइट। तो काम होने के बाद सलाम नमस्ते भी होती है, राइट, वो तो है। तो ये भी मैं कस्टमर्स को कहना चाहूंगा, प्लीज डोंट डू दिस, है ना, अपने कंसल्टेंट को वैल्यू कीजिए, बिकॉज वो है जो आपको किसी भी इस तरह की सिचुएशन से अवगत कराएगा और वो बचा रहा है। बिल्कुल। तो हमने ग्लोरीफाई वीरेंद्र चौधरी या लोन गुरु को तो समझ लिया, अभी हम ना वीरेंद्र चौधरी को समझते हैं थोड़ा सा हमारे रैपिड फायर के द्वारा। बिल्कुल। सो मिस्टर चौधरी इज अ चाय पर्सन और अ कॉफी और सम काइंड ऑफ ग्रीन टी? आई एम अ चाय लवर। ओके सर, हम राजस्थानी है, 50 डिग्री टेम्परेचर पे चाय तो चाहिए ही चाहिए। आप रील्स ज्यादा देखते हैं, न्यूज फीड? दोनों, लेकिन करंट सिचुएशन की बात करूं तो न्यूज फीड आना बंद हो गई है, अच्छा, रील्स ही दिखाई देती है। ओके सर, कैश या यूपीआई, क्या आप ज्यादा यूज करते हैं? यूपीआई, ओके सर। आर यू ए बिग स्पेंडर और ए स्मार्ट सेवर? आई एम अ बिग स्पेंडर, ओके। आई बिलीव इन टुडे, सो आई एम नॉट दैट, यू नो, मुंजी टाइप नहीं हूँ मैं। अच्छा, बचाने वाला काम नहीं है, बचाने वाला काम नहीं है। एक इमोजी या एक वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करता हो? लाफ्टर। ओके, आप इंस्टेंटली पावर फील करने के लिए क्या करते हैं? गुस्सा।
दैट इज माई पावर। अच्छा, Actually. ओके। आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड सर्दियों में बाजरे की रोटी, ओके। ठीक है, और दाल बाटी चूरमा। हाँ, मैं यही बोलने राजस्थानी वाली है थी, तो राजस्थानी होके और दाल बाटी चूरमा पसंद है ही, लेकिन हाँ मतलब सीजनल अगर आप बात करो तो आई एम अ बिग लवर ऑफ दिस बाजरे की रोटी। अगर वीरेंद्र चौधरी की लाइफ पे एक मूवी बने तो वो कौन सी मूवी हो सकती है, या उस मूवी का टाइटल क्या होगा? बहुत सारी बन सकती है इनफैक्ट। आप मेरे यंगस्टर डेज की बात करो तो आप साथिया बना सकते हो। अच्छा, आप मेरे कॉलेज की डेज की बात करो तो आप वास्तव बना सकते हो। ओके। और अभी बात करो, अभी की बताइए। अभी तो मैं बहुत चेंज हो गया हूँ। अभी तो मैं आई हैव बीन वेरी माइल्ड नाउ, बट हाँ मैं बनाना चाहूंगा मूवी 3 इडियट्स जैसी। ओके, हाँ, क्योंकि आई हैव दोज फ्रेंड्स, वो ह्यूमर भी है, ओके। मैं बनाना चाहूंगा और वैसे। सर 5 साल, अभी से 5 साल पहले वाले जो वीरेंद्र चौधरी थे, उन पे कौन सी मूवी बन सकती है? उस पे इस सवाल का जवाब लोग बहुत एक्साइटमेंट होकर सुनेंगे। बताओ, कोई नाम दो मुझे। मैंने कोई गैंगस्टर वाली थी क्या? ओके, नहीं मतलब ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ माय टेम्परामेंट कि आई एम अ बिट शॉर्ट टेम्पर्ड, ओके। बट ओवरऑल अगर आप बात करो तो आई एम अ फन लविंग पर्सन। मतलब मुझे Yeah. जिंदगी जीना पसंद है, मैं काट नहीं सकता। काट नहीं सकते। आई डोंट थिंक मच अबाउट फ्यूचर। जैसा मैंने कहा, मुझे सेविंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके। मस्त होके अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, और और जिंदगी जियो। शरीर का ध्यान रखो। जिम जरूर जाना है। बाकी पेट कम हो चाहे नहीं हो। जिम तो जाना है। जिम जाना है। ओके। अगर आप लोन गुरु नहीं होते तो फिर क्या होते? अगर मैं लोन गुरु नहीं होता तो क्या होता? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं ऑलवेज, मुझे पॉलिटिक्स ने बहुत अट्रैक्ट किया है हमेशा। मेरे स्टूडेंट डेज में मैं इलेक्शन भी लड़ा, अच्छा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी किया। हाँ। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो मैं राजनीति भी बना सकते तो मैं हैं फिर। राजनीति में जाना पसंद करता हूँ। ओके। लेकिन अगेन वहाँ पे मेरे जैसा टेम्परामेंट जो स्ट्रेट बोल दे वो फिट नहीं करता। ओके, हाँ। डिप्लोमेटिक। हाँ, वहाँ डिप्लोमेटिक होना, और मैं डिप्लोमेटिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर वी ऑल नो दैट कि तो मैं तो इसीलिए मैं शायद वहाँ नहीं गया, लोन से इसीलिए मैं लोन्स पे ओके, आ गया। ओके। सो इतना प्यारा हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है जी। मैं चाहूंगी कि आप लास्ट में एक एडवाइस हमारे दर्शकों को दें। देखिए, एडवाइस, आप मुझसे फाइनेंशियल एडवाइस की बात Yes, कर yes, yes. सो एडवाइस की बात मैं यही करूँगा। देखिए, लोन दूसरे का पैसा है, और दूसरे की चीज़ जब हम यूज़ करते हैं तो उसको बहुत केयर के साथ यूज़ करना चाहिए, है ना। उसको ये सोच के यूज़ नहीं करना चाहिए कि आज करिए और बस ख़त्म है ना, क्योंकि उसके साथ आपकी क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है ना? तो अपनी क्रेडिबिलिटी कभी भी आप खोगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। सो टेक इट एज मेरा पैसा है, लेकिन दिया हुआ दूसरे ने है। हाँ। मैंने एक पर्पस से लिया है पैसा, है ना। हमेशा पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर। जिस पर्पस से पैसा लिया है, अगर वो पर्पस में वो पैसा लग रहा है तो ट्रस्ट मी, देयर विल नॉट बी एनी डिफॉल्ट। यूजुअली क्या होता है, लोग एक पर्पस के लिए पैसा लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए लिया, एक्स बिजनेस के लिए लिया और उस पैसे को वाई में रोटेट कर दिया, वहां प्रॉब्लम चालू होती है। आपका एक्सपर्टीज इज एक्स, सो स्टिक टू योर एक्सपर्टीज। वो पैसा वहीं पे यूज कीजिए, और इसको ये मान के चलिए कि ये दूसरे की अमानत है, हमें लौटानी है जी, और उसकी एक कीमत है, उसकी कीमत अदा कर रहे हो। तो हमेशा अपने कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए, है ना। जिसका जो एक्सपर्टीज है उसको वो काम करने दीजिए। हम क्या है, यूट्यूब देख के, सोशल मीडिया देख के अब हम फाइनेंशियल प्लानर्स भी बन गए हैं, हम एडवाइजर्स भी बन गए हैं, हम इन्वेस्टर्स भी बन गए हैं। सर ये तो फिर भी ठीक है, डॉक्टर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, पीपल आर डूइंग ऑपरेशंस। सो उसके रेपरकशंस भी खराब ही है ना। आप देखिए, तो यहाँ भी यही होगा। आप कर लो, रिजल्ट देख लो, यही होगा। आप कर लीजिए, लेकिन इवेंचुअली आपको एट द एंड ऑफ द डे ये पता चलेगा कि यार शायद मैंने उनसे डिस्कशन कर लिया होता तो ज़्यादा सही होता। सो
थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतना टाइम निकाला और इट इज माय प्लेजर एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं यहाँ आया थैंक यू सो मच सर। आपकी पंचायत का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला और यू आर डूइंग ग्रेट, कंटिन्यू डूइंग दैट, थैंक यू, बुलाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपको है ना? अगेन हम नहीं, जल्दी आपको डेफिनेटली फिर बुलाएंगे। आई वुड लव टू कम। हम देखेंगे इसमें किस तरह से लोग एक अपने सवाल ड्रॉप Right, कर right, रहे हैं, right. उसी के हिसाब से फिर हम आपको दोबारा invite डेफिनेटली आई वुड लव टू एजुकेट पीपल, दैट इज माय जॉब। करेंगे। Yes, मैंने कहा था गुरु है, गुरु है काम ही इंफॉर्मेटिव है। तो आज हमारे साथ थे वीरेंद्र चौधरी जी, लोन गुरु, जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से हमें बताया कि हमें लोन को किस तरह स्मार्टली यूज़ करना चाहिए, प्लस हमें अवेयर किया कि किस तरीके से फिनटेक वाला जाल हम अब उस जाल में हम फंस चुके हैं और हमें किस तरह वहाँ से निकल जाना चाहिए। एक बिग नो के साथ में फिनटेक जैसी लोन एप्लीकेशंस को ना कहना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली पंचायत में अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।